हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ये चैप्टर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर है क्लास 9th का। इसे कौन कौन लोग देख सकते हैं? इसे 8th क्लास के बच्चे देख सकते हैं। इसे नीट की तैयारी करने वाले बच्चे भी देख सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें अपन ने डिस्कस करी है, अनर्गल एक भी बात अपन ने डिस्कस नहीं करी है। एक एक करके अपन बात करते हैं, शुरू करते हैं शुरू से जीरो से शुरू करेंगे और एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा देंगे इसको और पूरे चैप्टर को कवर करते हुए लेके जाएंगे इसे। ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे सेल की डिस्कवरी। सेल को डिस्कवर किसने किया? सबसे पहले सेल किसने देखा? जिसने सेल डिस्कवर किया था, क्या उसमें सेल थी? हाँ, उसमें भी सेल थी, उससे पहले भी सेल थी, लेकिन उस पर्सन ने, उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार सेल के बारे में बताया, इसलिए उसे अपन बोल देंगे कि सेल का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट ये है। और उन साइंटिस्ट का कहीं ना कहीं नाम है रॉबर्ट हुक। बात है 1665 की। एक एक करके बात करते हैं, कहां पे देखा, कैसे देखा। देखो, रॉबर्ट हुक है जिसने सेल का डिस्कवरी किया। कहां पे डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक के पास में एक बोतल थी। रॉबर्ट हुक के पास में क्या थी? बोतल। बोतल पे क्या लगा होगा? बोतल पे यार ऑब्वियसली ढक्कन लगा होगा। बोतल पे लगा हुआ है ढक्कन। ढक्कन, जब ये रॉबर्ट हुक इस ढक्कन को हटाता है, और साइंटिस्ट का दिमाग थोड़ा सा ज्यादा क्रिएटिव होता है, तो ढक्कन को हटाने के बाद वो ढक्कन को निकाल के देख रहा है कि इसमें क्या है। और क्या है? तो सेल्फ मेड, खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के उसे देखता है, तो उसे कुछ ज्यादा चीजें नहीं दिखती है। उसके बाद में वो क्या करता है? उसके बाद में वो इस ढक्कन को हटाता है और इस ढक्कन को साइड में रखता है। साइड में रखने के बाद में उसे ऑब्जर्वेशन में लेके आता है। इस ढक्कन को इसने साइड में रखा और साइड में रखने के बाद में इसकी स्लाइस बनाई, इसकी बहुत सारी ऐसी स्लाइस बनाई। और स्लाइस बनाने के बाद में एक स्लाइस को सेल्फ मेड, खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के इसे देखा। अच्छा, ये बात ये है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो इस रॉबर्ट हुक ने खुद ने ही बना रखा है, इस माइक्रोस्कोप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाए। कैसे नहीं कर पाए? जब इन्होंने इस ढक्कन के नीचे, ये ढक्कन को माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखा, तो इनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। कैसा स्ट्रक्चर दिखा? ऐसा स्ट्रक्चर, जिसे अपन हेक्सागोनल शेप बोल सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जब इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा कि यार ये ऐसा स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं जो मॉन्क लोग होते हैं ना, मॉन्क यानी जो साधु संत लोग होते हैं, उनके घर होते हैं। क्योंकि मॉन्क लोग जो है वो कहीं ना कहीं माउंटेन्स में रहते हैं, और माउंटेन्स में कोई आलीशान घर तो होते नहीं है। ऐसे कुछ घर होते हैं पत्थरों से बनाए, जिसे अपन गुफा बोल सकते हैं, केव बोल सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे घर होते हैं मॉन्क के। सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर, तो एक तो इन्होंने बोला कि मॉन्क हाउस जैसा होता है, मॉन्क हाउस जैसा होता है। एक बोला कि ऐसा ही घर हनी का होता है, तो हनी कॉम की स्ट्रक्चर भी ऐसी ही होती है। ये मॉन्क का हाउस है, ये हनी हाउस है। हनी जहां पे, हनी भी जहां पे रहती है, उसका हाउस है। तो इन्होंने इसको देख के बोला कि ये तो यार लिटिल होम है, किस किस का? मॉन्क का और हनी बी का ये लिटिल होम है। और लिटिल होम को लैटिन वर्ड में, लैटिन वर्ड जो होता है लैटिन लैंग्वेज में, लिटिल होम को अपन सेला बोलते हैं। लैटिन लैंग्वेज में इसे सेला बोलते हैं। छोटे घर को ये लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सेला। और सेला से ही आगे जाके जो टर्म आया उसका नाम है सेल। तो सबसे पहले सेल रॉबर्ट हुक ने देखा। अब बोला ये जो ढक्कन बना हुआ है किसका बना हुआ है? तो बोलते हैं ढक्कन बना हुआ है वुड का। वुड का ढक्कन बना हुआ है। अच्छा, वुड कहां से आती है? वुड तो ट्री से आती है, तो ट्री बना दो। ये ट्री बनाया। ट्री बनाने के बाद में ये ट्री बनाया, ट्री की ये रूट है। इसकी ये जो छाल होती है, इसे अपन बार्क बोलते हैं, कोर्क बोलते हैं। इस ट्री को यहां से कट किया। कट करने के बाद में इस पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया बाहर, और ये कुछ वुड का पार्ट है, इसे वुड का पार्ट बोल देंगे। ये वुड का पार्ट है। इस वुड के पार्ट को जब इस लिविंग ट्री से अलग किया, तो ये कहीं ना कहीं डेड पार्ट बन गया। डेड पार्ट बनने के बाद में इसका बनाया क्या? इसका बनाया ढक्कन, और ढक्कन लगाया बोतल पे। और बोतल किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। कब देखा? 1665 में। कैसा दिखा? हेक्सागोनल शेप में दिखा। छोटे छोटे मॉन्क हाउस जैसे घर दिखे, छोटे छोटे हनी कॉम
हनी बी जैसे घर दिखे, उनको लैटिन लैंग्वेज में अपन सेला बोलते हैं। सेला के मॉडिफिकेशन से ही, सेला से ही एक टर्म आया सेल, जिसने रॉबर्ट हुक ने देखा। इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या देखा है? रॉबर्ट हुक ने जितनी भी स्ट्रक्चर देखी है वो सारी की सारी स्ट्रक्चर डेड है। इसका मतलब सबसे पहले जो सेल देखा गया वो कैसा सेल है? डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का डिस्कवरी किया है, लिविंग सेल का डिस्कवरी नहीं किया है। लेकिन लिविंग सेल का डिस्कवरी इसके बाद में हुआ है। पर अपन सेल का जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का अगर नाम पूछते हैं तो आंसर अपना रॉबर्ट हुक ही जाता है। कब किया गया? 1665 में किया गया। कहां पे किया गया? प्लांट की जो छाल होती है, प्लांट की जो बार्क होती है, प्लांट की जो कोर्क होती है, उसी से ये ढक्कन एक्सट्रैक्ट किया गया था और इसी से ही ये डिस्कवरी हुई है। यहीं पे ये ऑब्जर्वेशन में आया है। तो सेल की डिस्कवरी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि ये सेल का जो लिविंग सेल है इसका डिस्कवरी कैसे हुआ? लिविंग सेल किसने देखा, कब देखा? क्या रॉबर्ट हुक में सेल नहीं था? क्या था ना? तो जिसमें सेल था उसने खुद ने सेल का डिस्कवरी किया। इसका मतलब इससे पहले सेल तो था लेकिन बताया किसी ने नहीं। सबसे पहले किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। रॉबर्ट हुक ने जब बताया तो बोल दिया कि हाँ, सेल का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट कौन है? तो वो है रॉबर्ट हुक। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं लिविंग सेल। तो लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा? तो लिविंग सेल देखा था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहुक, और बात है 1674 की। 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहुक, देखो जितने भी साइंटिस्ट है पुराने टाइम में उन सब साइंटिस्ट के बाद में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप ही था और उस माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्वेशन लेके आते थे। लेकिन एंटोन वॉन लीवेनहुक के पास में जो माइक्रोस्कोप था वो रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से थोड़ा अच्छी क्वालिटी का था। एंटोन वॉन लीवेनहुक अपने माइक्रोस्कोप को लेके जैसे बच्चा घूमता ना खिलौना लेके, ऐसे घूम रहे थे और कहीं ना कहीं पॉन्ड वाटर के पास में पहुंच गए, कहीं ना कहीं ओनियन के पास में पहुंच गए, प्याज के पास में पहुंच गए, कहीं ना कहीं ह्यूमन चिक सेल देख रहे हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन स्पर्म सेल को ऑब्जर्वेशन में लेके आ रहे हैं। और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में पता लगा कि जैसा स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखा है वैसा ही स्ट्रक्चर मेरे को देखने में आया है। तो ऐसी जो हेक्सागोनल शेप की जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ही एंटोन वॉन लीवेनहुक को देखने को मिली। लेकिन ये सारी स्ट्रक्चर कहां पे देखने को मिली? किसी न किसी लिविंग पार्ट में, जो कि जिंदा चीजें हैं। उन चीजों में अगर ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिली तो एंटोन वॉन लीवेनहुक ने बोला कि मैंने लिविंग पार्ट में जैसा रॉबर्ट हुक ने सेल देखा है वैसा मैंने कहां पे देखा है? लिविंग पार्ट में देखा है। तो एंटोन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखा, डेड सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने। ये बात यहां तक अपन लिविंग सेल तक पहुंच गए। उसके बाद में आगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया और ऑब्जर्वेशन आगे चलता गया और डिस्कवरी आगे बढ़ती गई तो सेल में सेल को कंट्रोल करने वाले कंट्रोलिंग यूनिट जो डार्क स्टनिंग स्ट्रक्चर दिख रही है। देखो बाकी सेल के बारे में अपन बहुत सारी बातें पढ़ेंगे जिसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये जो भी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी स्ट्रक्चर जो भी है वो शुरुआत में दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि अपने पास में अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप नहीं है। और अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप जब भी मार्केट में आया तब अपन ने न्यूक्लियस को पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल को पढ़ा और उसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, उसमें देखा क्या हो रहा है, राइबोसोम क्या कर रहा है, प्लास्टिड क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है। ये सारी स्ट्रक्चर अपन को कहीं ना कहीं 1940 के बाद में 1950 के आसपास में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब मार्केट में आ गए थे तब जाके स्टडी पूरा हुआ। तो कहीं ना कहीं अपन यहाँ पे जनरल सी बात कर रहे हैं। उसके बाद में न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? कि एक छोटा सा पॉइंट है जो सेल के सेंटर में होता है, यूकेरियोटिक सेल के सेंटर में होता है और वो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। और उस कंट्रोलिंग यूनिट को रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस बोला और ये बात बोली उन्होंने 1831 में। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस के बारे में ज्यादा चीजें पता नहीं चली लेकिन ऐसा पता चला कि एक कंट्रोलिंग यूनिट है जो सेल के सेंटर में रहती है और पूरी सेल को कंट्रोल कर लेती है, वो न्यूक्लियस होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। उसके बाद में सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है। अच्छा, फ्लूइड इसलिए होता है किसी भी लिविंग बॉडी में ताकि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चले और उस केमिकल रिएक्शन से वो पूरे सेल का मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू चले। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए मीडियम चाहिए होता है और सेल में मीडियम होता है फ्लूइड, सेमी फ्लूइड नेचर का एक फ्लूइड भरा होता है, उसे अपन कहीं ना कहीं प्लाज्मा बोलते हैं। वही प्लाज्मा जब सेल में भरा हुआ होता है तो उसे अपन प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट
साइटोप्लाज्म का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट है पुरकिंजे। मैं तुम्हें प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा बात बता देता हूं कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म है क्या, या फिर साइटोप्लाज्म है क्या। मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं साइटोप्लाज्म। देखो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है। मैं बोलता हूं प्लाज्मा कुछ नहीं होता, प्लाज्मा वाटर होता है। मोस्ट ऑफ पार्ट इसका क्या होता है, वाटर, लेकिन प्योर वाटर नहीं होता है। प्योर वाटर के साथ में क्या होता है, वाटर में मैंने मिक्स किया है प्रोटीन के पेचेज, मतलब मैंने मिक्स कर दिया है एमिनो एसिड, फिर मैंने मिक्स कर दिया ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट के पेचेज, उसके बाद में मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया फैटी एसिड, फैटी एसिड के साथ में लिपिड का कुछ पार्ट मिक्स कर दिया, उसके बाद में मैंने आयंस मिनरल्स, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी है। ऐसी बहुत सारी चीज जब मैं वाटर में मिक्स कर देता हूं तो वो बन जाता है प्लाज्मा। वो क्या बन जाता है, प्लाज्मा। यही प्लाज्मा जब किसी सेल में प्रेजेंट होता है तो सेल का नाम है यहाँ पे साइटो। साइटो मतलब सेल होता है। साइटो वर्ड देखते ही आपको सेल समझ जाना है, साइटो का मतलब सेल। अगर यही प्लाज्मा सेल के अंदर है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, सेल के अंदर जो प्लाज्मा भरा हुआ है, इसलिए इसे अपन क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म। इसे अपन बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट पी फॉर प्रोटोप्लाज्म और पी फॉर पुरकिंजे, जिसने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया। फिर आती है सेल थियरी। सेल के बारे में किसने क्या बताया, तो एक एक करके सेल थियरी की बात करते हैं। और सेल थियरी क्या बोलती है, सेल थियरी ये बोलती है कि सेल के जो भी अपने नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उन सब का क्या क्या क्वालिटी और किस किस तरीके से क्या अरेंजमेंट है। तो सेल थियरी क्या बोलती है, सेल थियरी देने वाले दो साइंटिस्ट आए। पहला साइंटिस्ट जो है वो है बोटनिस्ट। बोटनिस्ट क्या होता है, जो प्लांट का स्टडी करता है। तो एक नाम है यहाँ पे बोटनिस्ट। बोटनिस्ट यहाँ पे बोटनिस्ट का नाम है क्योंकि बोटनी एक सब्जेक्ट है जिसमें प्लांट का स्टडी किया जाता है। और जो बोटनिस्ट होता है वो प्लांट के बारे में बहुत सारी चीजें जानता है, मतलब प्लांट के बारे में सब कुछ जानने वाला साइंटिस्ट बोटनिस्ट होता है। तो बोटनिस्ट आया जिसका नाम है ये मिथियस सिल्डन। यहाँ पे आपको पूरा नाम याद नहीं रखना, सिर्फ सिल्डन नाम याद रखना। मिथियस सिल्डन नाम का साइंटिस्ट है जो बोटनिस्ट है। और बात है 1838 की। 1838 में इस साइंटिस्ट ने आके बोला कि मैंने अपने सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी टाइप के प्लांट होते हैं, उन सबको ऑब्जर्व किया है, उन सबको मैंने देखा है। और देखने से मुझे पता चला है कि प्लांट की हर एक बॉडी पार्ट में जब मैंने उसे ऑब्जर्वेशन में लेके आया तो सारे के सारे पार्ट में कहीं ना कहीं सेम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और उसे मैंने बोला है प्लांट सेल। तो इसे बोटनिस्ट ने क्या बोला है कि ऑल प्लांट बॉडी आर मेड अप बाय सेल। क्या बोला, ऑल प्लांट बॉडी आर मेड अप बाय सेल, मतलब पूरी की पूरी प्लांट बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। इसने एक स्टेटमेंट पास कर दिया कि मैंने प्लांट को ऑब्जर्वेशन में लेके आया और ये मैंने देखा है। स्टेटमेंट क्या पास कर दिया, ऑल प्लांट बॉडी आर मेड अप बाय सेल। इसके बाद में एक साइंटिस्ट दूसरा आता है जिसका नाम है थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान, आपको थियोडोर नाम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ स्वान नाम याद रखना है। स्वान यानी, मैं आपको याद करवाता हूं, स्वान यानी हंस होता है, SWAN। स्वान यानी क्या होता है, हंस। हंस क्या होता है, एनिमल। एनिमल कहां पे मिलता है, जू में। तो एक यहाँ पे साइंटिस्ट आता है जिसे अपन बोलेंगे जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का नाम है स्वान। और स्वान आया है इसके एक साल बाद में 1839 में। वो क्या बोलता है कि जिस तरीके से सिल्डन ने सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया है, उसी तरीके से मैंने जितने भी सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स है उनको ध्यान से देखा है। बहुत सारे प्लांट का मैंने, वो बहुत सारे एनिमल का मैंने स्टडी किया है, और हर एक बॉडी पार्ट में, एनिमल के हर एक बॉडी पार्ट में मुझे सेल देखने को मिला है। तो इन्होंने बोला है कि एनिमल बॉडी आर मेड अप बाय सेल। जैसे उन्होंने बोला था प्लांट बॉडी आर मेड अप बाय सेल, ऐसे एनिमल बॉडी भी सेल से ही बनी हुई है। तो इन दोनों ने अपने अपने स्टेटमेंट पास कर दिए। क्या पास किया कि ये बोल रहा है प्लांट बॉडी सभी पार्ट में सेल मिलता है और एनिमल बॉडी सभी पार्ट में सेल ही मिलता है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, सेम टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही होती है। एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है, जो आप आगे अपन पढ़ेंगे कि कैसे होता है अलग अलग। इन दोनों ने स्टेटमेंट पास किए। साथ में स्वान ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और काम किया। बोला जब मैंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया साथ में, तो मैंने देखा कि प्लांट में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो थोड़ी हार्ड होती है, वो थोड़ी रिजिड होती है, और उसे सेल वॉल बोला गया है आगे जाके। और बोला पर एनिमल में हार्ड कवरिंग नहीं होती, एनिमल सेल में हार्ड कवरिंग नहीं होती है। और उन्होंने बोला कि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है
वो है कि वो प्लाज्मा को कवर करती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोला गया। आज उसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या फिर उसे सेल मेम्ब्रेन नाम से जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और ये जो सेल वॉल के बारे में कहीं ना कहीं स्वान बताता है। तो ये तो बोलता है कि प्लांट बॉडी सेल से बनी हुई है। प्लांट बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। ये बोलते हैं कि एनिमल बॉडी किससे बनी हुई है? ये सेल से बनी हुई है। ये दोनों की स्टेटमेंट क्या है कि ऑल प्लांट बॉडी एंड एनिमल बॉडी आर मेड अप बाय सेल। साथ में ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी बताते हैं। इन दोनों की सेल थ्योरी यहीं पे खत्म हो गई है। ये बोल रहे हैं कि प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, पर ये अपनी सेल थ्योरी पब्लिश कर चुके हैं। ऐसे केस में जब इन्होंने सेल थ्योरी पब्लिश करी तो आए टांग खींचने वाले साइंटिस्ट। और टांग खींचने वाले साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? टांग खींचने वाले लोग इनसे क्वेश्चन करते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी के हर एक पार्ट में सेल मिलता है, बहुत अच्छी बात है, हम इस बात को 100% स्वीकार करते हैं, मानते हैं, लेकिन हमें आप ये बताइए कि एक छोटा बच्चा बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। एक छोटा प्लांट बड़ा होता है? बिल्कुल होता है। तो ये बताइएगा छोटे प्लांट में और छोटे बच्चे में सेल का नंबर बड़े प्लांट में और बड़े बच्चे में सेल का नंबर सेम होता है क्या? तो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता तो क्या सेल में वेरिएशन आता है? सेल के नंबर में वेरिएशन आता है? हाँ, छोटे बच्चे में सेल का नंबर कम होता है, बड़े बच्चे में सेल का नंबर ज्यादा होता है। तो बोलते हैं कि वो नई सेल कहां से आ रही है, उस नई सेल के बारे में हमें बताइएगा। तो इन दोनों साइंटिस्टों को बेचारों को ज्यादा आइडिया नहीं लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप पता नहीं था, या फिर उस टाइम था नहीं, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो इन दोनों ने बोला कि हमें नहीं पता है। तो इनकी सेल थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है। इनकी सेल थ्योरी के कुछ डीमेरिट्स मिल जाते हैं साइंटिस्ट लोगों को। तो इन दोनों की सेल थ्योरी कहीं ना कहीं क्या हो गई है? फेल हो गई है। इन दोनों की सेल थ्योरी आगे तक चल नहीं पाई है, क्योंकि ये क्या नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि नई सेल कहां से आती है। नई सेल नहीं बता पाए, तो इनकी सेल थ्योरी फेल हो गई। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो आके बोलता है कि मैं बताता हूं, आओ मेरे पास आओ, मैं बताता हूं कि नई सेल कहां से आती है। और इन्होंने बोला कि नई सेल आती है पुरानी सेल से। छोटी सी बात बोली कि नई सेल पुरानी सेल से ही आती है और उनके प्रोडक्ट्स से नई सेल बनती है। तो अब इन्होंने कहीं ना कहीं, रुडोल्फ विर्चो ने इन दोनों की जो सेल थ्योरी है उनके स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं रिकरेक्ट किया है, या फिर एक चीज और ऐड करी है। तो ये जो पुरानी सेल थ्योरी है, इसके बाद में रुडोल्फ विर्चो 1855 में आके नई सेल थ्योरी दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि मैं बताता हूं नई सेल कहां से आती है। तो इनकी लाइन है, सेकंड लाइन, पहली लाइन तो यही यहाँ पे इंक्लूड कर ली गई है, बोला गया कि ऑल प्लांट बॉडी एंड एनिमल बॉडी आर मेड अप बाय सेल। और दूसरी लाइन बोली गई है जो रुडोल्फ विर्चो ने बोली है, और वो लाइन है कि न्यू सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय रिपीटेटिव सेल डिवीजन। मतलब नई सेल पुरानी सेल से ही आ रही है। कैसे कैसे कैसे? सेल डिवीजन करके। सेल डिवीजन से ही नई सेल बनती है। पुरानी सेल जब डिवीजन करती है तो नई सेल बन जाती है। और या फिर सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि न्यू सेल कम्स फ्रॉम ओल्ड सेल। और इनकी अब सेल थ्योरी का करेक्शन होता है और नई सेल थ्योरी मार्केट में आती है। तो नई सेल थ्योरी ये है, तो इसे अपन बोलेंगे न्यू सेल थ्योरी। न्यू सेल थ्योरी क्या बोलती है? न्यू सेल थ्योरी बोलती है कि ये ऑल प्लांट बॉडी एंड एनिमल बॉडी आर मेड अप बाय सेल एंड न्यू सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय रिपीटेटिव सेल डिवीजन। बार बार डिवीजन करने से नई सेल बन जाती है और उसके प्रोडक्ट से नई सेल आती है। मतलब पुरानी सेल के डिवीजन से और उनके प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट क्या हो सकता है? प्रोडक्ट कहीं ना कहीं प्रोटीन के फाइबर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे नया साइटोप्लाज्म हो सकता है। ये सारे सेल के प्रोडक्ट ही होते हैं और इन सबसे मिलकर नई सेल बन जाती है। तो ये सेल थ्योरी कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है, और पूरी होती है वो 1855 में। ये सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में जो बात आती है वो आती है, क्या इस नेचर में पहली बार कौन सी सेल आई है? पहली बार कौन सी सेल आई है? पहली सेल जो आई है वो कैसी है, वो कैसे दिखती है, वो किस तरीके से दिखती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन सेल की जब बात करेंगे तो सेल जो है, जो इस नेचर में पहली बार आई है, उस सेल का नाम है पुरानी सेल, प्रीमिटिव सेल। सबसे पुराना सेल इस नेचर में सबसे पहली बार आया है, उसका क्या नाम है? उसके बाद में क्या उस सेल में मॉडिफिकेशन हुआ है क्या? तो बोलते हैं हाँ हुआ है। इसका मतलब एक सेल है जो पुराने टाइम में मिलती है। क्या वो सेल आज भी मिलती है? तो आंसर है हाँ, वो सेल आज भी मिलती है।
और उससे मॉडिफिकेशन के बाद में सेल जो बनी है उसका क्या नाम है, तो एक एक करके जानते हैं। और सेल का बेटा नाम है, पहले सेल का नाम है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, इसको मैं समझाऊंगा आपको कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। और एक है सेल यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, एक एक करके जानते हैं। देखो, एक वर्ड आया है दोनों ही लाइन में, कैरियो। कैरियो एक वर्ड है जो कैरियोन से आया है, कैरियोन। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सभी लिविंग बॉडी का जेनेटिक मटेरियल आपको याद रखना है डीएनए ही होता है। आरएनए किसी भी लिविंग बॉडी का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, कहां पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, कैरियोन। और कैरियो यहाँ पे वर्ड आया है, कैरियो ही यहाँ पे वर्ड आया है। इसके आगे जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, या फिर मैं बोलूंगा सिंपल लैंग्वेज में पुराना, पुराना टाइप का न्यूक्लियस। पुराने टाइप का न्यूक्लियस अगर किसी सेल में मिलता है, अगर किसी चैम्बर में मिलता है, तो मैं उसे बोलूंगा प्रोकैरियोटिक सेल। अब पुराने टाइप के न्यूक्लियस से क्या मतलब है, पुराने टाइप के न्यूक्लियस से मतलब है कि ये कोई सेल है, इस सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसे अपन डीएनए बोल रहे हैं, वो डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ। भाई सेल में साइटोप्लाज्म होगा तो वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, इसमें कोई कवरिंग नहीं है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसे पुराने टाइप का न्यूक्लियस बोल देंगे। अभी सेल नेचर में आई है, इतना मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, ये सेल आज भी मिलती है। इसका मतलब आज भी अगर पुराने टाइम जैसी कंडीशन अगर सराउंडिंग में अवेलेबल है तो ये सेल आज भी मिलती है, और इसे अपन प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में ये सेल मिलती है जिसे अपन प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। उसके बाद में इस सेल में क्या मॉडिफिकेशन हुआ कि यूकैरियोटिक सेल बन गई। देखो, यू यानी होता है नया, यू यानी क्या होता है, न्यू, या फिर बोलेंगे अपन ट्रू, न्यू यानी ये यू यानी ट्रू बोलेंगे, या फिर बोलेंगे मॉडर्न, मॉडर्न टाइप का कैरियोन। मॉडर्न टाइप का न्यूक्लियस जिस चैम्बर में मिलता है उस चैम्बर को अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या बोला मैंने, मॉडर्न टाइप का न्यूक्लियस, ट्रू टाइप का न्यूक्लियस। ट्रू टाइप के न्यूक्लियस से क्या मतलब है, एक सेल बनाता हूं, एक मैंने सेल बनाया, इसके अंदर मैंने एक जेनेटिक मटेरियल रखने के लिए एक चैम्बर बनाया है, और जेनेटिक मटेरियल तो यहां पे भी है, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए ही होगा यहाँ पे। लेकिन अब की बार जो डीएनए रखा हुआ है वो एक चैम्बर में कवर हो गया है। अब की बार डीएनए अपना सेपरेशन रखता है बाकी सेल में जितने भी यहाँ पे पार्ट होंगे उन सबसे ये क्या रखता है, सेपरेशन रखता है। और सेपरेशन रखता है इसलिए नया टाइप का न्यूक्लियस हो गया, न्यू टाइप का न्यूक्लियस हो गया, ट्रू टाइप का न्यूक्लियस हो गया। इसे अपन बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, नए टाइप के न्यूक्लियस वाला चैम्बर यूकैरियोटिक सेल, पुराने टाइप के न्यूक्लियस वाला चैम्बर प्रोकैरियोटिक सेल। इसको मैं एक स्टोरी से समझाता हूं बच्चों को, किस तरीके से, क्या स्टोरी है। भाई अपन सबके घर है, अपन सबके घर है, बिल्कुल घर है। उस घर में क्या है, उस घर में जैसे ये आपका घर है, इस घर में बहुत सारे चैम्बर हैं। इस घर में बेडरूम है, किचन है, हॉल है, लिविंग रूम है, बाथरूम है, सब है। ये घर में बहुत सारे चैम्बर हैं। ऐसा आपका घर में बना सकता हूं। इस घर में बहुत सारे चैम्बर है, जैसे मैं बोलता हूं ये किचन है, ये यहाँ पे वॉशरूम है या फिर बाथरूम है, ये यहाँ पे लिविंग रूम है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं गेस्ट रूम है, और ये यहाँ पे फिर से मैं बोल देता हूँ ये बेडरूम है, ये बेडरूम है यहाँ पे। ऐसा आपका घर है मान लेता हूँ। इस घर के यहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है, ये मेन गेट है, इसमें से आप आते जाते हैं घर में। देखो, आपके घर को आपने जब बनाया तो पूरी तरीके से चार दीवारी से टिक किया, उसके बाद में बहुत सारे चैम्बर बनाए, और उन चैम्बर में मैं इन चैम्बर में बोलता हूँ कोई ना कोई रिएक्शन चल रही। भाई यहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे अपन बेटा जी वॉशरूम वाला काम करते हैं, यहाँ पे लिविंग रूम में अपन कहीं ना कहीं सोते हैं, बैठते हैं, जो भी करते हैं। गेस्ट रूम में गेस्ट आते हैं तब उनसे अपन बातचीत करते हैं। बेडरूम में अपन कहीं ना कहीं जाके सो जाते हैं। ये अपने घर की कंडीशन है। इस घर में क्या हुआ, इस घर में एक दिन एक जादूगर आया, और जादूगर आया आपके पास में, आप बेडरूम में बैठे हुए थे, जादूगर आके बोला कि मैं आपको जादू दिखाता हूं। तो जादू क्या दिखाया, जादू ये दिखाया। तो आपने बोला जादू मेरे को नहीं देखना, फिर भी वो आपसे जबरदस्ती कर रहा है, तो आपने जादू दिखाना, वो बोल रहा है कि मैं तो जादू दिखाऊंगा। तो आपने लास्ट में मान लिया कि ठीक है दिखा दे जादू। तो उसने जादू दिखाया, और जादू दिखाने के बाद में क्या किया, अब देखो क्या हुआ था। जादू दिखाने से पहले क्या हुआ था, मम्मी किचन में खाना बना रही थी, आपका छोटा भाई वॉशरूम में बैठा हुआ था, बाथरूम में बैठा हुआ था।
और आपके पापा कहीं ना कहीं लिविंग रूम में कुछ ना कुछ कर रहे थे और यहाँ पे गेस्ट रूम खाली था और आप यहाँ पे बैठे हुए थे, ऐसा कुछ सीन बन गया। या फिर आपके गेस्ट रूम में आपकी सिस्टर या फिर आपका भाई बैठा हुआ है और वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। अब ये जो सारे चेंबर में कोई ना कोई लोग प्रेजेंट है। आपके पास में जादूगर आया और जादूगर आके जादू दिखाता है और जादू ये दिखाता है कि सारी दीवारें गायब कर देता है। आपके घर की जो अंदर की दीवारें हैं, बाहर की दीवार को छोड़ के सारी दीवारें गायब कर देता है। तो पापा देखते ये क्या हो गया, मम्मी देखते ये क्या हो गया, पूरा किचन का सामान मिक्स हो गया। और सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो आपका छोटा भाई है जो बोलता है कि वॉशरूम में, कि बोला ये क्या हो गया, सारी दीवार गायब होगी, सारी दीवार गायब होगी। तो एक तरीके से क्या बन गया, एक आपका पूरा घर एक चेंबर बन गया, एक कॉमन चेंबर बन गया। क्या इस कॉमन चेंबर में भी अभी रिएक्शन हो रही है? हाँ, खाना यहाँ यहीं पे बन रहा है, वॉशरूम वाला काम यहाँ पे किया जा रहा है, लिविंग रूम वाला काम यहाँ पे किया जा रहा है, पर सेपरेशन नहीं है। अब की बार दीवारें नहीं है, चेंबर नहीं है, चेंबर्ड कंडीशन नहीं है, चेंबर्ड कंडीशन गायब हो गई। आपने दीवारें वापस बनवाई तब जाके ये घर बना। तो इससे पहले क्या था, इस घर से पहले क्या था? इस घर से पहले एक ही चेंबर था। अब आप मान लेता हूं आप यहाँ पे घर में रहते हैं और पढ़ लिख के कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में पहुंच गए और कॉलेज में जाके आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको एक हॉस्टल में एक रूम मिलेगा और रूम में एक ही रूम मिलेगा और उसी रूम में आपका किचन होगा, उसी रूम में आपका वॉशरूम होगा, उसी रूम में स्टडी रूम होगा, उसी रूम में आपका लिविंग बेडरूम सब एक ही रूम में होगा। तो एक रूम मिला है आपको कॉलेज में जाने के बाद में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉशरूम होगा, यहाँ पे आप लिविंग रूम बना लोगे, यहाँ पे बेडरूम बना लोगे। जब आपको रात को भूख लगी तो आप किचन यहीं पे बना लोगे, अपना सामान यहाँ पे रख दोगे। तो यहाँ पे देखना, इस रूम में कोई भी सेपरेशन नहीं, इस रूम में कोई सेपरेशन नहीं है। किचन, बेडरूम, लिविंग रूम सब यहीं पे है, सारा का सारा एक ही चेंबर में आ गया। सारी की सारी रिएक्शन एक दूसरी रिएक्शन से सेपरेट ही नहीं है बेटा, एक दूसरी रिएक्शन किसी से सेपरेट नहीं है। यही तो पुराना टाइप का सेल है। पुराने टाइप के सेल में एक ही चेंबर है, जेनेटिक मटेरियल हो, प्रोटीन बनाने वाला वो हो, यहाँ पे एनर्जी बनाने वाला चेंबर हो, सारे के सारे चेंबर एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। यही पुराने टाइप का सेल है। अब सेल में मॉडिफिकेशन हुआ, सेल में चेंबर्ड कंडीशन बनी और ये आपकी घर जैसी कंडीशन बन गई। तो आपके घर जैसा कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। और हॉस्टल के रूम जैसा सेल कौन सा है? वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि किस तरीके से ये सेल आगे बढ़ता है। और अब अपन एक सेल में एंटर करते हैं। तो सेल में जब अपन एंटर करेंगे तो किस तरीके से एंटर करेंगे, एक एक करके मैं बात करता हूं। लेकिन फिर से एक स्टोरी सुनाता हूं। अब की बार की स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है। मेरे पास में बहुत बड़ा जमीन है, इतना बड़ा मेरे पास में जमीन है, लैंड रीजन मेरे पास में है। और मेरे जमीन में पानी वानी कुछ है नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं मेरी जमीन में फैक्ट्री बनाना चाहता हूं। तो मैं एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता हूं और उस फैक्ट्री में मैं क्या क्या बनवाता हूं, क्योंकि मेरी फैक्ट्री मेरे हिसाब से बनेगी। तो मैंने काम करने वाले लोगों को बोला कि आइएगा मेरे घर पे और काम करिएगा और मेरे को एक फैक्ट्री बना के दीजिएगा। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से, मैंने उनको बोला कि एक फैक्ट्री मुझे बना के दो। तो उन्होंने इस तरीके से एक बाउंड्री बनाई। ये बाउंड्री उन्होंने बनाई क्योंकि फैक्ट्री मेरी है। फिर मैंने बोला कि मेरी फैक्ट्री तो मेरे लिए एक बढ़िया सा ऑफिस बना दो, ऑफिस जिसमें मैं आराम से बैठा रहूंगा। तो उन्होंने बोला कि ऑफिस कहाँ पे बनाया जाए। मैं कहा ऐसी जगह बनाओ जहां से पूरी फैक्ट्री को मैं ऑब्जर्व कर सकूं। तो उन्होंने बोला चलो मिड में बना देते हैं। काम करने वाले लोगों ने बोला मिड में बना देते हैं। तो मिड में उन्होंने ऐसा एक क्या बना दिया, ऑफिस बना दिया मेरे लिए। फिर मैंने बोला कि यार जो ऑफिस बना है, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक मैं, और ये जो ऑफिस है इसमें एक ही दीवार बनाएगी, कहीं ना कहीं मेरे पे हमला हो गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए फैक्ट्री के ऑफिस को थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे प्रोटेक्टिव बनाया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक दीवार और बना दी। तो एक फैक्ट्री में जो ऑफिस बनाया गया उसे पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे दिया गया। फिर मैंने बोला इस ऑफिस में जाऊंगा कैसे? तो बोला बहुत सारे गेट लगा देते हैं और आप यहां से बाहर नहीं निकलोगे, यहाँ पे बैठे बैठे पूरी सेल को देखते रहोगे। तो मैं कहा बहुत बढ़िया काम किया है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बहुत सारे गेट लगा दिए और इस तरीके से गेट बना दिए बहुत सारे। ये गेट जो बनाए हैं, ये जो गेट बनाए हैं, ये मेरे ऑफिस के गेट हैं। और अब मैं आके ऑफिस में बैठ जाता हूँ। ऑफिस, ये मेरा ऑफिस है। फिर मैंने बोला एक काम करो यार, बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री में बहुत सारे चेंबर बनाओ, बड़े चेंबर बनाओ ताकि खूब सारा रॉ मटेरियल बना सके। और खूब सारे रॉ मटेरियल बनाने के बाद में अपन कहीं ना कहीं और सारी चीजें बनाते जाएंगे। तो बोला कि बड़ा चेंबर कैसे बनाए? मैं कहा बड़ा चेंबर बनाओ इस ऑफिस से अटैच करता हुआ और बाउंड्री तक जाने दो, खूब बड़ा बनाना है। लेकिन डिजाइन में बनाया। तो काम करने वाले लोग भी थोड़े से ज्यादा आर्किटेक्चर किए हुए थे। तो उन्होंने ऐसा कुछ डिजाइनदार क्या बना दिया,
एक मेरे लिए बहुत, इस फैक्ट्री में एक बहुत अच्छा डिजाइनदार क्या बनाया मेरे लिए, एक यहाँ पे चेम्बर बनाया। मैंने कहा एक चेम्बर से काम नहीं चलेगा क्योंकि फैक्ट्री बड़ी है, एक चेम्बर और बना दो। तो बोला ठीक है एक चेम्बर और बना देते हैं। तो एक चेम्बर ऐसा ही यहाँ पे उन्होंने और बना दिया ऐसे करके। अब की बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, थोड़ा सा चेम्बर में क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, और इस तरीके से उन्होंने एक चेम्बर बना दिया। तो दो चेम्बर एक फैक्ट्री में बना दे, 2-3 चेम्बर, जितनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बनाने की रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से एक चेम्बर बना दिया। फिर मैंने बोला यार रॉ मटेरियल बना लेंगे इस बड़े चेम्बर में, उसके बाद में एक ऐसा चेम्बर बनाओ जहां पे रॉ मटेरियल को पैक करके मॉडिफाई किया जाए और मॉडिफाई करके अपनी चीजों को बाहर सप्लाई कर सके। तो बोला ठीक है एक मॉडिफिकेशन चेम्बर बना देते हैं। तो एक मॉडिफिकेशन चेम्बर बनाया और उसे अपन कहीं ना कहीं पैकिंग चेम्बर भी बोल देंगे। इस तरीके से एक मॉडिफिकेशन चेम्बर उन्होंने बना दिया। मॉडिफिकेशन चेम्बर जिसे अपन पैकिंग चेम्बर बोल देंगे, और मॉडिफाइड होकर चीजें बाहर निकलेगी यहां कहीं से। तो मॉडिफाइड होकर मान लेता हूं ये कोई बॉक्स बाहर निकला है और ये बॉक्स कहीं ना कहीं यहां से रॉ मटेरियल आया, फिर ये पैक करता और ये बॉक्स बाहर निकलता, इस तरीके से। अब मैंने बोला जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में यार अपन जो लाइट की सप्लाई, जो एनर्जी की सप्लाई है वो कहां से लेंगे। तो मैंने बोला कहां से सप्लाई लेंगे, अपन खुद ही एक यहाँ पे पावर हाउस बना लेते हैं, खुद ही पावर हाउस बना लेते हैं, एक लाइट की सप्लाई करने वाला एक चेम्बर बना लेते हैं। तो बोला ठीक है बना लो। मैं कहा आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही चेम्बर बना लो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2-4 चेम्बर बना दिए ऐसे, और इस तरीके से उन्होंने मस्त वाला चेम्बर बनाया ऐसे, ऐसा करके उन्होंने क्या बनाया, एक चेम्बर बनाया जिससे अपन क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे, जिसे पावर हाउस बोल देंगे। ये पावर हाउस बनाया। मैं कहा अगर आपको और पावर हाउस मतलब और अगर एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप कहीं ना कहीं ऐसा चेम्बर और बना लो। तो उन्होंने एक चेम्बर ऐसा ही और बना दिया। मैं कहा बहुत अच्छी बात की है तो, कि ऐसे आपने क्या बनाया, एक चेम्बर और बना लिया। इस तरीके से उन्होंने पावर हाउस बना लिया। पावर हाउस बनाने के बाद में मैंने बोला कि और भी सारी चीजें यहाँ पे बनानी है। तो जिस तरीके से मैंने बोला कि यहाँ पे जो ये फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में काम चलेगा तो फैक्ट्री का ग्रोथ होगा, कि काम अपन जम के करेंगे, खूब सारी मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद में बहुत सारी चीजें बनेगी तो फैक्ट्री थोड़ी डेवलप करेगी तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री को अपन 1 से 2 फैक्ट्री बना लेंगे। तो 2 फैक्ट्री बनाने के लिए और ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए, गाइड करने के लिए, कि जब फैक्ट्री डिवाइड कर रही होगी तो फैक्ट्री 2 फैक्ट्री बन रही होगी, तब अपन को बताएगा कौन। तो अभी एक आदमी रख लो, एक आदमी अभी रख लिया, और उस आदमी का अपन नाम कुछ रख ही देंगे लास्ट में जाते जाते। बोला ठीक है। तो एक ऐसा आदमी यहाँ पे रख लिया जो क्या क्या करेगा, आगे जाके ये बताएगा कि फैक्ट्री को किस तरीके से 2 फैक्ट्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में मैंने बोला कि ये काम तो हो गया। बोला बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला जितनी भी ये जो जगह बची है उस पूरी जगह में क्या भर दो, उस पूरी जगह में आप भर दो पानी। पानी भर दिया, ये पानी भर दिया, तो पूरी जगह में मैंने भर दिया पानी। इस पूरी फैक्ट्री में ये सारे चेम्बर बनाने के बाद में पूरी फैक्ट्री में क्या भर दिया, पानी भर दिया। और पानी जो भरा है ना, ये पानी कहीं ना कहीं, ये पानी जो है ये पानी प्योर वाटर नहीं है। पानी तो भर दिया लेकिन ये गंदा पानी हो गया। तो इस पानी का मैं नाम यहाँ पे रख देता हूं। देखो इस पानी का जो नाम है वो अभी अपन ने डिस्कस किया कि प्योर वाटर में अपन ने प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, आयन, मिनरल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें ऐड करके, आयन, मिनरल्स ये सब ऐड करके अपन ने बनाया है प्लाज्मा। तो इस सेल में कहीं ना कहीं, इस फैक्ट्री में कहीं ना कहीं मैंने भर दिया है प्लाज्मा, पानी भर दिया जिसमें बहुत सारी मिक्सिंग है। और अगर ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का अगर मैं नाम सेल रख देता हूं तो ये सेल में जो प्लाज्मा भरा हुआ है, इसलिए इस प्लाज्मा का नाम क्या हो जाएगा, इस प्लाज्मा का नाम हो जाएगा साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्म अपन इसको बोल देंगे। इसी का नाम कहीं ना कहीं अपन प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो साइटोप्लाज्म आपको समझ में आया होगा, प्लाज्मा जो सेल के अंदर भरा हुआ है। सेल का मतलब मैंने साइटो बताया था, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भरा गया। अब मैंने क्या किया कि इस फैक्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारे लोग लेके आता हूं। तो बोला बहुत सारे लोग लेके आ जाओ। तो मैं एक ट्रक भर के बहुत सारे लोग लेके आया, और मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए मैंने एक कंडीशन रखी, फैक्ट्री में काम करने वाले जो मैं लोग बाहर से लेके आऊं वो सारे के सारे लोग टकले होंगे। कैसे टकले होंगे, उनके सर पे एक भी बाल नहीं होगा। तो बोलते ठीक है भाई, जो भी काम करना चाहते हैं वो यहाँ पे आइएगा। और मैंने यहाँ पे जैसे टकले लोगों का एक ट्रक भर के लाया, मैं एक ट्रक भर के जब भी मैं यहाँ से लाया तो सारे के सारे टकले लोग यहाँ पे इस फैक्ट्री में एंटर करते हैं। और एंटर करके कोई बोलता है वाह यार फैक्ट्री बहुत अच्छी है, तो कई लोग यहाँ पे पानी में आराम से पानी में रहते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो इस ऑफिस की दीवार पे चिपके रहेंगे। मैंने कहा चिपके रहो भाई,
कुछ लोग पानी में तैर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग बोलते हैं हम इन चेंबर में काम करेंगे। मैंने कहा करो। कुछ टकले लोग यहाँ पे आ गए, तो बेटा टकले लोग यहाँ पे इस बड़े चेंबर में भी आ गए और काम करने लग गए। टकले लोग बड़े चेंबर में रहने लगे, टकले लोग यहाँ पे बाहर भी रहते हैं, टकले लोग कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि काम करना है। अब काम करने वाले लोग कहीं पे भी रहे, अपन को क्या प्रॉब्लम है, अपना काम होना चाहिए। तो अब ये टकले लोग यहाँ पे आ गए। एक टकला पर्सन, मैंने बोला यार इन्हीं टकलों में से एक अच्छा सा टकला लेता हूं और उस टकले को मैं अपना मैनेजर रख लेता हूं। तो मैंने बोला कि एक टकला अंदर भेज दो, तो एक टकला यहां पे रख लिया मैंने, एक टकला मैंने यहां पे रख लिया, इस टकले को मैंने बना दिया मैनेजर। एक टकला पर्सन है, ये पूरा एक ही टकला पर्सन है, इसको मैंने बनाया मैनेजर, ये मेरा मैनेजर है। उसके बाद में देखो क्या हुआ। अब मैंने बोला इन टकलों को सभी को एक ही नाम दे देते हैं। सभी टकले जो है, जो साइटोप्लाज्म में है, जो इस बड़े चेंबर में है, सभी टकलों को एक नाम दे देते हैं। और नाम क्या दिया मैंने, इन सभी टकलों का एक नाम दे दिया, क्योंकि इन टकलों से मैं एक स्पेशल टाइप का काम कराने वाला हूं। और सभी टकलों का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है, राइबोसोम। राइबोसोम का काम बता देता हूं। यहाँ पे राइबोसोम यहाँ पे बनाएंगे प्रोटीन। राइबोसोम जो है वो टकले है। टकले का मतलब है इनकी सरफेस पे मेम्ब्रेन नहीं होगी, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। तो राइबोसोम जो है उन पे मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ये मैंने ये बना दिया। उसके बाद में मैंने बोला कि जो बड़ा चेंबर है, इस बड़े चेंबर का नाम बताओ भाई। तो बड़े चेंबर का नाम है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बड़े चेंबर का नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी बताता हूं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मतलब, एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो वर्ड जहां पे भी आए वहां पे आपके दिमाग में आना चाहिए। एंडो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। कोई भी बॉडी पार्ट है उसके अंदर की बात अगर करेंगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा एंडो। प्लाज्मिक, प्लाज्मिक मतलब होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा कहां पे भरा हुआ, सेल के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, रेट यानी जानते हो, रेट यानी क्या होता है, रेट यानी चूहा होता है। चूहा क्या करता है, कुतर 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 नेट को काटता है। तो ये रेटिकुलम का मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर। नेट लाइक स्ट्रक्चर कहां पे रखा हुआ है, प्लाज्मा के अंदर रखा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं अपन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर ही तो है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर ही तो है। तो इसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, किस तरीके से काम करता है देखो। इस फैक्ट्री में जो बड़ा चेंबर था, इस बड़े चेंबर में देखो ये टकले लोग आए। टकले लोगों का काम बताओ। टकले लोगों का काम है प्रोटीन बनाना। जहां पे रहेंगे काम एक ही करेंगे, प्रोटीन। ये सब प्रोटीन बनाएंगे, या ये जहां पे रहेंगे वहां पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस को थोड़ा सा खुरदरा बना देंगे, थोड़ा सा रफ सरफेस बना देंगे। ये रफ सरफेस मतलब ये जो काम करने वाले लोग हैं इसे थोड़ा सा गंदा कर देंगे। गंदा करेंगे तो ये हो जाएगा रफ सरफेस, ये हो जाएगा रफ सरफेस। इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहां से यहां तक अपन बोल देंगे यहां पे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे ये टकले लोग काम नहीं करते हैं, जहां पे ये टकले लोग काम नहीं करते हैं, वो सरफेस गंदी नहीं होगी, वो सरफेस रफ नहीं होगी, और वो सरफेस कैसी रहेगी, वो सरफेस रहेगी स्मूथ। इसलिए इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोलेंगे SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या काम है, क्या करते हैं, यहां से आप खुद ही बता दीजिएगा कि टकले लोग क्या काम करते हैं, प्रोटीन। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा यहाँ पे लिपिड और फैट। लिपिड और फैट का फॉर्मेशन कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी बहुत सारे काम करता है, मैं आपको बोल के बता देता हूं बहुत सारे काम। लेकिन अपन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सेपरेटली बात करेंगे तो एक एक करके बात कर ही लेंगे सब में। इसे आगे चलते हैं, पहले अपन इसे आगे चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूं। यहाँ पे ये डीएनए है, ये अपने सेल में रखा हुआ डीएनए, सेल में रखे हुए डीएनए का काम। तो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, और ये डीएनए मैं ही हूं। ये डीएनए इस सेल का मालिक है, इस फैक्ट्री का मालिक है। ये इस फैक्ट्री का मालिक क्या काम करता है, इस फैक्ट्री का मालिक पूरी फैक्ट्री को ऑब्जर्व करता है। तो फैक्ट्री का मालिक के पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो रखता है, वो इस सेल में क्या, इस फैक्ट्री में क्या काम होना है, वो सारा ये मालिक है देखेगा। तो ये मालिक अपने टकले मैनेजर को बोलेगा, और इस टकले मैनेजर का नाम क्या है, इस टकले मैनेजर का नाम मैं यहां कहीं लिख देता हूं। टकले मैनेजर का नाम है न्यूक्लियोलस। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। ये भी टकला है,
टकला मतलब इस पे भी मेम्ब्रेन नहीं है। पहले टकला कौन था? राइबोसोम। इसके बाद में दूसरा टकला न्यूक्लियोलस। समझ में आया? इसके बाद में देखना आगे, जब ये मेन मालिक इसे अपने मैनेजर को बोलेगा कि क्या बनाना है, मैसेज टाइप करना है, ये मैसेज टाइप करने को बोलेगा, ये मैनेजर मैसेज टाइप करेगा। क्या टाइप करेगा? ये डीएनए से आरएनए बनाएगा। देखो हर एक सेल में क्या होता है, हर एक सेल में जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही होता है। डीएनए से जो मैसेज की फॉर्म में जो भी चीजें बनती है वो आरएनए बनता है। अब आरएनए डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीआरएनए होगा, जैसे बेटा एमआरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए बोल देंगे, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोल देंगे। इसके बाद में यहाँ पे होगा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो कहीं ना कहीं राइबोसोम बनाने का काम करता है। इसलिए 3 टाइप की यहाँ पे मेनली आरएनए अपन पढ़ लेते हैं, बाकी भी बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन यहाँ पे अपने सिलेबस में इतना नहीं है। इसके बाद में ये मैसेज बन गया, और ये मैसेज कहां से बाहर निकलेगा? इसे ऑफिस के चेंबर से बाहर निकलेगा। ऑफिस में ये जो चेंबर है, इस ऑफिस का नाम क्या है? इस ऑफिस का नाम है न्यूक्लियस। इस ऑफिस का क्या नाम है? न्यूक्लियस। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो 2 दीवारें बनाई थी, इसे अपन बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे बोल देंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें ये जो बीच बीच में ये छोटे छोटे पोर छोड़ दिए हैं, इन्हें अपन बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। इसे भी यहाँ पे साथ में लिख देते हैं, ये है न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर है जहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटीन भी साइटोप्लाज्म में अंदर आती है और बाहर भी निकल सकती है। ऐसा कुछ एक्सचेंज यहाँ पे हो सकता है न्यूक्लियर पोर में से। इसके बाद में आगे जब ये मैसेज यहाँ पे मान लेता हूँ डीएनए से इसने आरएनए बना दिया, तो आरएनए बना दिया और वो आरएनए बनाया एमआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेज बन गया। मैसेज जाके इन टकले लोगों को बोलेगा कि बॉस ने क्या बोला है? बॉस ने बोला है प्रोटीन बनाओ, तो प्रोटीन बना देगा ये। बॉस ने जैसी प्रोटीन के बारे में बोला वैसा ही प्रोटीन बन जाएगा उसके बाद में। ऐसा हो गया। इसके बाद में यहां से बनेगा लिपिड फेट। यहां से क्या बनेगा? लिपिड या फिर फेट। यहां से क्या बन रही है? क्योंकि यहाँ पे टकले लोग रहते हैं, टकले लोग यहाँ पे राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ये रॉ मटेरियल बनके तैयार है। अब रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल थोड़ी रखना है, रॉ मटेरियल बनके तैयार तो है, लेकिन रॉ मटेरियल को आगे मॉडिफाइड करना है, और आगे मॉडिफाइड करके क्या बनाएंगे? जो इस चेंबर में बनेगा, और इस चेंबर का नाम है मॉडिफिकेशन चेंबर। और इस मॉडिफिकेशन चेंबर में क्या मॉडिफाइड होने वाला है? इसमें होने वाला है मॉडिफिकेशन। तो यहां से छोटी छोटी वेसिकल्स ऐसे रप्चर होगी, टूट के जाएगी, उसे अपन छोटी वेसिकल बोल देंगे। यहां से वेसिकल्स बनेगी, वेसिकल में रॉ मटेरियल भरा जाएगा, और वेसिकल कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंच जाएगी, जो इस न्यूक्लियस की ओर जो इसका एंड होता है। इस एंड का नाम अपन फॉर्मिंग फेस बोलेंगे। यहां से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैकिंग चेंबर। क्या नाम है इसका? पैकिंग चेंबर। पैकिंग चेंबर है। पैकिंग चेंबर का यहां पे नाम लिखा गया है गोल्गी बॉडी। क्या नाम है इसका? गोल्गी बॉडी, या फिर बोल सकते हैं गोल्गी अपैरेटस। पैकिंग चेंबर है, यहां से पैकिंग होगा। यहां से ये चीजें जब यहां से फॉर्म होना चालू, कोई ना कोई चीज बनेगी, तो यहां से फॉर्मेशन चालू होगा। इस एंड को अपन बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या बोलते हैं इसे? फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, जहां पे चीजें एंटर होती है। उसके बाद में यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, और मॉडिफिकेशन के बाद में क्या होगा? मॉडिफिकेशन के बाद में चीजें, छोटे छोटे चेंबर, मॉडिफाइड चीजें यहां से बाहर निकलेगी, और ये छोटी छोटी वेसिकल्स जब मॉडिफाइड होकर बाहर निकलती है, तो ये आपस में मिक्स होकर एक बड़ी वेसिकल बन जाती है। और बड़ी वेसिकल में अगर यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स कर दी गई है, और इस बड़ी वेसिकल में अगर एंजाइम भरे होते हैं, तो इस बड़ी वेसिकल का नाम यहाँ पे लाइसोसोम हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? लाइसोसोम, जो क्या रखता है? डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है। इसका मतलब एंजाइम का काम, एंजाइम का एक ही काम, तोड़फोड़ करना। तोड़फोड़ का मतलब डाइजेशन, मतलब बड़े पार्ट छोटे पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, इसे ही तो अपन डाइजेशन बोलते हैं। तो ये डाइजेशन करता है कौन? एंजाइम। कौन से चेंबर का नाम है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद में इस पर्सन की बात नहीं की गई। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं टकला ही होता है। ये टकला पर्सन क्या बताता है? ये बताता है कि सेल को डिवाइड कैसे करना है, ये डिवीजन बताता है। इस फैक्ट्री को जब बड़ा कर दिया जाएगा, तो फैक्ट्री में कुछ चीजें आएगी नहीं, इसलिए इस फैक्ट्री को अपन 2 फैक्ट्री बनाएंगे। इसलिए अपन को गाइड कौन करेगा? ये टकला पर्सन करेगा। और इस टकले पर्सन का नाम क्या है? इस टकले पर्सन का नाम है सेंट्रियोल। क्या नाम है इसका? सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या बताएगा कि सेल को डिवाइड कैसे करना, फैक्ट्री को डिवाइड कैसे करना है।
अब मैं बोलता हूं ये जो फैक्ट्री बनाई है, ये इस फैक्ट्री का नाम है एनिमल्स है। इस फैक्ट्री का नाम क्या है? एनिमल्स है। तो एनिमल में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन की लाइन ऐसे पड़ी होगी, तो यहाँ पे प्रोटीन के ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, जिसको अपन कहीं ना कहीं साइटोस्केलेटन बोल सकते हैं। साइटोस्केलेटल, स्केलेटल, साइटोस्केलेटल सिस्टम बोल सकते हैं इसे। जैसे अपनी बॉडी में बोन होती है, बोन जिस तरीके से अपनी बॉडी के वाइटल ऑर्गन को, जिसने पूरी मसल सेल को, सभी जितने भी ऑर्गन है उनको सपोर्ट दे रही होती है, वो अपना स्केलेटल, सेल का भी स्केलेटल होता है। उसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन की बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, लाइंस होती है, उसे अपन कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देंगे? साइटोस्केलेटल, जो कहीं ना कहीं इन सभी सेल ऑर्गेनेल को अपन क्या देंगे? यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे। उसके बाद में इस फैक्ट्री में ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल था, इसका नाम है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है? एटीपी देता है। एटीपी क्या है? एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे अपन एनर्जी का पैकेट बोल सकते हैं। एक एनर्जी का पैकेट बनता है, यहाँ पे इस पूरे चेंबर में एनर्जी का पैकेट बनता है, और इस चेंबर में देखो दो लेयर है, एक लेयर येरी, एक लेयर येरी। इसे बोलेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसे बोल देंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस पे ऐसे फोल्डिंग दिखेगी, इसका भी कुछ नाम होता है। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में अपन बात करते हैं। एनिमल सेल जैसा ही प्लांट सेल होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एनिमल सेल में जो अपन ये वैक्यूल की बात करते हैं, ये छोटी वैक्यूल जो होती है, उसमें देखो वैक्यूल में क्या भरा हो सकता है? वैक्यूल में ज्यादा कुछ नहीं भरा हो सकता। वैक्यूल में पानी भरा हो सकता है, वैक्यूल में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भरा हो सकता है, वैक्यूल में कुछ भी भरा हो सकता है, वैक्यूल में इंपॉर्टेंट चीजें भी भरी हो सकती है, वैक्यूल में वेस्ट प्रोडक्ट भी भरा हो सकता है, वैक्यूल में मोस्ट ऑफ टाइम पानी भरा होता है। तो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे भरा हुआ है। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल या तो देखने को मिलती है तो बहुत छोटी देखने को मिलती है, या फिर यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो एनिमल सेल में ऐसा कुछ वैक्यूल जैसा कुछ देखने को ज्यादा ऑब्जर्वेशन में नहीं आया। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है वो होता है वाटर। तो यहाँ पे भरा होगा वाटर, और ये वाटर वाला पार्ट जब इसमें और वाटर भरा जाएगा तो ये वैक्यूल फैलता जाएगा। ये वैक्यूल जब फैलेगा तो ये वैक्यूल क्या क्या करेगा? इन सारे ऑर्गेनल्स को धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो क्या होगा? धक्का मारेगा तो ये वैक्यूल बढ़ता जाएगा। इन सबको जब धक्का मारेगा तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल सब शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे। इधर आएंगे तो ये न्यूक्लियस थोड़ा इधर आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर आ जाएगा, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल एक साइड में आ जाएंगे, और सेंटर में एक बड़ा सा चेंबर बन जाएगा, जिससे अपन बोलेंगे सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल का वैक्यूल बोलेंगे। और वो इस तरीके से कुछ मॉडिफाइड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इसे मॉडिफाइड करके ऐसे बना देता हूं कि यार ये जो सेल है, ये जो फैक्ट्री है, अब की बार जो दूसरी फैक्ट्री जो बन रही है, उस दूसरी फैक्ट्री में क्या हुआ है? उस दूसरी फैक्ट्री में ज्यादा मॉडिफिकेशन कुछ नहीं हुआ है। उस दूसरी फैक्ट्री में क्या हुआ है? उस दूसरी फैक्ट्री में ये जो न्यूक्लियस है, ये जो मेरा होपिस था, ये होपिस कहीं ना कहीं साइड में शिफ्ट हो गया है। ये होपिस साइड में शिफ्ट हो गया। इसके पास में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसके पास में भी सारे के सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, इसके पास में भी डीएनए होता है, इसके पास में भी टकला लोग होता है, इसके पास में मैनेजर होगा, इसके पास में भी मैनेजर होगा, इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा यहाँ पे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे ही फोल्डिंग होगी, इससे एटीपी बनेगी यहाँ पे। तो ये फैक्ट्री है। लेकिन इस फैक्ट्री अब की बारी जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री कुछ ऐसी जगह है जहां पे प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। इसलिए इस फैक्ट्री के बाहर क्या होता है? इस फैक्ट्री के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है। इस फैक्ट्री के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है, और उस एक्स्ट्रा कवरिंग को अपन बहुत रिजिड बनाते हैं कि फैक्ट्री में बाउंड्री तो बनाई है, एक बाउंड्री और बनाओ, और एक बाउंड्री इसलिए बनाओ ताकि ये जो हार्मफुल कंडीशन, भाई जो प्लांट सेल होती है, वो प्लांट सेल ऐसे तो है नहीं कि प्लांट को जैसे गर्मी लगती है वो छाया में चला जाता है, पंखा चला लेता जाके, एसी चला लेता है, कूलर चला लेता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो प्लांट में ऐसा नहीं होता। तो प्लांट जहां पे है वहीं पे रहेगा, और वहां पे रहेगा तो नेचर ने उसको एक एक्स्ट्रा कोट दिया है, एक एक्स्ट्रा लेयर दी है, एक एक्स्ट्रा शर्ट दिया है पहनने को। तो वो शर्ट का नाम है सेल वॉल, इसे अपन प्लांट सेल बोल सकते हैं। तो ये है सेल वॉल। सेल वॉल उसे प्रोटेक्शन देगी, और सेल वॉल कहीं ना कहीं प्लांट में डेड होती है। पूरी तरीके से प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ये सेल वॉल क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो इस तरीके से ही क्या होता है, इसी तरीके से प्लांट सेल होता है। तो उसमें जो ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल कुछ इस तरीके से बहुत बड़ी हो जाती है। ये वैक्यूल है, इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें वाटर भरा हुआ है मेनली। इसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी भरे हो सकते हैं,
इसमें साइटोप्लाज्म जैसा कंटेंट भी भरा हो सकता है। और प्लांट सेल को ये जो वैक्यूल है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे प्रेशर क्रिएट करती है। तो यहाँ पे सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन पे जब प्रेशर क्रिएट होता है तो इस प्लांट सेल को इरिटेशन से सेल डिवीजन होता है और इस प्लांट सेल का साइज बढ़ता है। वो साइज बढ़ता है तो प्लांट की ग्रोथ होती है। इसका मतलब ये जो वैक्यूल है, जो सेंट्रल वैक्यूल है, ये वैक्यूल कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये प्लांट की जो सेल होती है, प्लांट सेल जिसे अपन बोलते हैं, उसे टर्जिडिटी देता है। टर्जिडिटी का मतलब होता है एक सेल जो होती है, जैसे मान लेता हूं एक सेल है और वो एक सेल ऐसे ही लूज पड़ी हुई है ऐसे, उसे अपन बोलेंगे फ्लैसिड सेल। इसी सेल में अगर अंदर से प्रेशर जनरेट किया तो ये सेल ऐसे टाइट टाइट दिखेगी। टाइट दिखती हुई सेल को ये अपन टर्जिड सेल बोलते हैं। क्या बोला मैंने? टर्जिड सेल। तो इसी की वजह से सेल में क्या आती है? टर्जिडिटी आती है। टर्जिडिटी मतलब टर्गर प्रेशर। और ये जो प्रेशर जनरेट करता है, ये बढ़ता हुआ वाटर इससे प्रेशर जनरेट करेगा, इसे अपन क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर बोलेंगे। इसे अपन क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर से सेल में क्या आती है? टर्जिडिटी आती है। टर्जिडिटी से सेल में क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर जनरेट होने से प्लांट की ग्रोथ होती है, सेल का साइज बढ़ता है। इस तरीके से कुछ ऐसा होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। और इससे आगे अपन चलते हैं। अब अपन ऐसे इस एक फैक्ट्री में ऑब्जर्वेशन करके आते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम बनते हैं और इस फैक्ट्री में एंटर करते हैं। तो एंटर करने के लिए सबसे पहले इसकी सबसे आउटर मोस्ट वॉल को फोड़ना पड़ेगा। आउटर मोस्ट वॉल को जैसे ही फोड़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें ये जो आउटर मोस्ट वॉल है किस तरीके से बनी हुई है, इसमें क्या क्या यूज किया गया है। तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, एक एक करके मेरे साथ में आएगा, मैं आपको बताता हूं। और इससे आगे अपन चलते जाएंगे और चीजें सीखते जाएंगे। एक एक करके आइएगा मेरे साथ में और आपको फैक्ट्री समझ में आएगी। मेरी फैक्ट्री आपको बिल्कुल समझ में आई होगी अगर आपने ध्यान से सुना है तो। जहां पे आपको चीजें समझ में नहीं आई है वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट्स के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं कि ये चीजें मुझे यहाँ पे सही से क्लियर नहीं हुई। आप एक बार रिमाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। उसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जितनी भी चीजें होती है, आपके डाउट है, वो लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन में ही मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको एक एक चीजें के बारे में बताता हूं कि प्लांट सेल में जब भी अपन एंटर करते हैं तो सबसे बाहर जो दीवार है उसे उसका नाम क्या है? सेल वॉल। अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? तो आपको प्लांट की सेल वॉल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं रखना है। क्या बात याद रखनी है? प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या होता है भाई? पॉलीमर। मर यानी होता है एक यूनिट। एक यूनिट होती है कोई भी, और वो मर यानी यूनिट होता है, और एक यूनिट बार बार जब मरती है, मर 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 बहुत बार एक यूनिट मरती है तो उससे अपन क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा बार मरना पॉलीमर होता है। तो इससे अपन क्या बोल देंगे? पॉलीमर। और इस यूनिट का क्या नाम है? इस यूनिट का नाम है बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज जो है वो एक मोनोमर यूनिट है। देखो, मोनोमर यूनिट, मोनो यानी क्या होता है? मोनो यानी होता है सिंगल। सिंगल यूनिट, मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट मतलब सिंगल यूनिट। अगर एक यूनिट एक बार मरती है मोनोमर, दो बार मरती है डाइमर, बहुत बार मरती है पॉलीमर। तो ये बीटा डी ग्लूकोज क्या करता है? बीटा डी ग्लूकोज से लिंकिंग बनाता है, बीटा डी ग्लूकोज से लिंकिंग बनाता है, और इस तरीके से एक चेन बन जाती है। और उस चेन को ही अपन क्या बोलते हैं? उस चेन को ही अपन सेलुलोज बोलते हैं। और सेलुलोज मिलके क्या बना देता है? प्लांट सेल वॉल बना देता है। प्लांट सेल वॉल, जब भी प्लांट सेल पूरी तरीके से मैच्योर होता है तो क्या बन जाता है? वो रिजिड बन जाता है, वो डेड पार्ट बन जाता है। तो प्लांट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो डेड होता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं प्लांट की सेल वॉल। अब अच्छा, प्लांट की सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। प्लांट की सेल वॉल के फंक्शन क्या है भाई? तो प्लांट की सेल वॉल के फंक्शन अपन कुछ ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि जब ये डेड पार्ट होता था तो ये एक तो सेल को एक शेप मेंटेन करके रखेगा, सेल की शेप मेंटेन करेगा। सेल की शेप मेंटेन करेगा, डेड पार्ट मैकेनिकल सपोर्ट देगा। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब प्लांट को सीधा खड़ा रखेगा। एक प्लांट जब वो सीधा खड़ा होता है तो उसे मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। जब तेज हवा चलती है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कैसी भी कंडीशन है, उसे वो वहीं पे खड़ा रखता है और वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा होता है। तो कहीं ना कहीं अपन ऐसी बात कर लेते हैं, एक तो ये डेड पार्ट है, तो डेड पार्ट तो ये क्या देगा?
मैकेनिकल सपोर्ट देगा। तो मैकेनिकल सपोर्ट ये यहां पे देता है। उसके बाद में ये यहां पे प्रोटेक्शन देगा। अब प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन देगा ये अपन को किस से प्रोटेक्शन देगा भाई? प्रोटेक्शन मिलता है एक तो जैसे हाई टेम्परेचर हो गया। अब हाई टेम्परेचर केस में टेम्परेचर अगर सेल के अंदर चला गया, मतलब सेल का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से इफेक्ट हो रहा है, ऐसे केस में क्या हो सकता है? सेल में स्वेटिंग हो सकती है, मतलब सेल में वाटर लॉस हो सकता है। ऐसे डिहाइड्रेशन से प्लांट सेल की डेथ हो सकती है, उससे बचाता है। एक तो ये प्रोटेक्शन टेम्परेचर से दे रहा है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिससे प्लांट सेल बीमार हो सकता है, मतलब प्लांट बीमार भी हो सकता है। तो प्लांट को बीमार होने से बचाने के लिए भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग जो सेल वॉल है वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रही है। इसके बाद में सेप मेंटेन करता है, तो बिल्कुल सेप मेंटेन करता है। ये प्लांट सेल की क्या करता है? सेप मेंटेन करने का काम करता है। तो सेप मेंटेन करना, प्रोटेक्शन देना और ये मैकेनिकल सपोर्ट देना, ये सारे के सारे काम किसके? सेल वॉल के। अच्छा, सेल वॉल का सबसे बड़ा फंक्शन एक और बता देता हूं भाई। मुझे बताओ, एक प्लांट में जो सेल है, वो प्लांट में एक सेल, जैसे ये प्लांट की सेल है, इसे प्लांट सेल बोलेंगे। एक दूसरी प्लांट की सेल है, इसे प्लांट सेल बोलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और एक सेल दूसरे सेल के साथ में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती है। तो सेल और सेल कनेक्शन बनाती है। तो कैसे बनाती है भाई? ये तो डेड पार्ट हो गया, ये भी डेड पार्ट है। तो डेड पार्ट तो एक दूसरे से कनेक्शन नहीं बना सकते। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो है, ये तो है सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल की, और ये बाहर है जो वो है सेल वॉल। अब इस सेल को इस सेल से कनेक्ट करना है एक तरीके से। ये सेल इस सेल से बातचीत करती है, तो किससे बातचीत करेगी? कैसे बातचीत करेगी? इसका साइटोप्लाज्म इस साइटोप्लाज्म से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन बीच में क्या आ गया? डेड पार्ट आ गया। और डेड पार्ट की वजह से सेल से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, सेल से बातचीत नहीं कर सकती। तो उसके लिए क्या होता है? सेल वॉल अपना सेक्रिफिकेशन करती है, सेक्रीफाइस करती है, और सेल वॉल को इस तरीके से रास्ता देती है बात करने के लिए। जैसे ये बात करने के लिए रास्ता देती है, तो यहां से इसका प्लाज्मा इसके प्लाज्मा के साथ में कनेक्ट हो जाता है। और इस कनेक्शन का नाम क्या है? इस कनेक्शन का नाम है, ये प्लाज्मा को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है, और इसका अपन नाम यहां पे लिखते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इसे क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। ये प्लाज्मोडेस्मेटा बनाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट सेल को प्लांट सेल से बातचीत करने का रास्ता देती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन। और प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन कौन बनाता है? सेल वॉल बनाता है। तो सेल वॉल के बारे में ज्यादा फीचर याद नहीं रखने, ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, प्रोटेक्शन देगा, सेफ मेंटेन करेगा, और साथ में प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन भी बनाएगा। इसके आगे आपको सेल वॉल के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो फैक्ट्री में जब एंटर कर रहे हैं तो किससे बनी हुई फैक्ट्री? ये जो फैक्ट्री की बाहर की दीवार किससे बनी हुई है? तो वो बाहर की दीवार है सेल वॉल। प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती है। तो पॉलीमर क्या है? सेलुलोज है। सेलुलोज किससे बना हुआ है? याद रखना है, सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। बीटा डी ग्लूकोज एक मोनोमर यूनिट है। मोनोमर यूनिट को बार बार रिपीट किया गया, पॉलीमर बन गया है। और पॉलीमर ही क्या है? सेलुलोज है। और सेलुलोज क्या बनाता है? प्लांट की सेल वॉल बनाता है। फंक्शन मैंने आपको बता दी। इसके बाद में आगे दीवार आई है, ये दीवार तोड़ दी, देख लिया क्या किससे बनी हुई दीवार? आगे की दीवार है, उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अपन आगे बात करेंगे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे मैंने मुक्का मारा तो मेरे को पता लगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से बनी हुई है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ बनाती है, कुछ स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे स्ट्रक्चर बनाती है एक एक करके बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये लिपिड है। ये लिपिड है। ये क्या है? लिपिड। इसे अपन क्या बोलते हैं? लिपिड। और ये सिर्फ लिपिड नहीं है, ये फॉस्फोलिपिड है। इसमें ये जो हेड वाला पार्ट है, इसमें फॉस्फोरस है, और इस फॉस्फोरस की वजह से यहाँ पे कुछ नेगेटिव पार्ट होता है। और इधर जो ये दो में डंडे बनाए, ये कहीं ना कहीं कार्बन की लंबी चेन है। ये कार्बन की लंबी चेन है, ये कार्बन की लंबी चेन है। इस हेड में कार्बन तो है ही है, कार्बन के साथ में यहाँ पे फैटी एसिड और यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप है। तो फोस्फोरस यहाँ पे है, कार्बन की लंबी चेन यहाँ पे, इसे अपन लिपिड बोलते हैं। लिपिड की एक लेयर ये बन गई, एक लेयर बनती हुई दिख रही है, दूसरी लेयर ये बन गई, तो लिपिड की बाइलेयर बन गई है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होता है वो होता है लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड बाइलेयर के बाहर जो हेड होता है, इसे हेड बोलेंगे, इसे टेल बोलेंगे। हेड टेल, हेड टेल, ठीक है। हेड टेल क्या होता है आगे बात करते हैं। हेड जो है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोफिलिक होता है।
हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो यानी वाटर होता है, आप सबको पता है। हाइड्रो यानी वाटर होता है, फिलिक यानी होता है प्यार करने वाला, लविंग पार्ट, वाटर से प्यार करने वाला पार्ट। तो इसका हेड जो है वो पानी से प्यार करता है, पानी से प्यार करता है मतलब यहां पे पानी इसके पास में आ सकता है। लेकिन जो टेल होता है, तो टेल वाला पार्ट होता है, वो टेल वाला पार्ट का नाम है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, फोबिया, फोबिक। फोबिया यानी क्या होता है? फोबिया यानी डर होता है ना, कि इसको इस चीज से फोबिया है। फोबिया मतलब डर, किससे डर? वाटर से डर, मतलब ये वाटर से दूर जाता है, ये वाटर से प्यार नहीं करता है। ये फोबिक मतलब दुश्मनी होती है, और ये वाटर से दुश्मनी रखता है, ये वाटर से प्यार नहीं करता। ये वाटर से, तो हेड वाटर से प्यार करता है, टेल वाटर से प्यार नहीं करता है। तो एक तरीके से इस वाटर, इस वाले पार्ट को ये प्रोटेक्ट रखता है। तो ये प्रोटेक्ट रखने के लिए क्या होता है भाई, ये जो लेयर है, ये लेयर ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम के वापस ऐसे एक क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी, और ये सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो इस सेल मेम्ब्रेन में और क्या होता है भाई, और इसमें कुछ चीजें और भी होती है। इस मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके से ऐसी कुछ चीजें और भरी हुई है, ऐसी चीजें यहाँ पे कुछ और है, और इसे अपन बोलेंगे यहाँ पे प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या है भाई, ये प्रोटीन इस लिपिड के अंदर भरी हुई है, इसलिए इस प्रोटीन का नाम यहाँ पे रखेंगे अपन इंटरनल प्रोटीन। क्या नाम है इसका? इंटरनल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन यहाँ पे। इसके बाद में इसमें ऐसी ही प्रोटीन यहाँ पे सरफेस पे भी लगी होगी, ऐसे ऐसे सरफेस पे भी प्रोटीन लगी हुई है। तो सरफेस पे कुछ प्रोटीन लगा देते हैं ऐसे, ये सरफेस प्रोटीन है। इसे अपन एक्सटर्नल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है? एक्सटर्नल प्रोटीन। ये है एक्सटर्नल प्रोटीन। इसे क्या बोलेंगे अपन? एक्सटर्नल प्रोटीन। तो एक्सटर्नल प्रोटीन ये होगी, इंटरनल प्रोटीन ये होगी। इसके बाद में इसके अंदर और क्या भरे होते हैं? इसके अंदर और छोटे छोटे पेचेज होते हैं, जिससे अपन कहीं ना कहीं ग्लिसरॉल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्लिसरॉल बोल सकते हैं। ऐसे कुछ पेचेज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस एक्सटर्नल प्रोटीन के बाहर कुछ ऐसे आपको कार्बोहाइड्रेट की चेन देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे होगा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बना के बता दी। इसका कंपोजिशन क्या होता है आपको पता चल गया। लिपिड होता है, लिपिड की बाइलेयर होती है, एक्सटर्नल प्रोटीन होती है, इंटरनल प्रोटीन होती है। अब क्या होता है, अब एक वाटर पार्ट, जैसे मैं मानता हूं कि ये जो सेल है ये इस तरीके से है, ये सेल इस तरीके से कुछ है, ये सेल का अंदर का चेंबर है, ये सेल का बाहर का चेंबर। तो ये अगर मैं मेम्ब्रेन ऐसे बनाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से बन सकती है ना, इस तरीके से ये क्या बन सकती है, ये मेम्ब्रेन बन सकती है। समझ गया? तो ये जो सेल का अंदर वाला पार्ट है, ये सेल का बाहर वाला पार्ट है। अब एक वाटर पार्ट है, वो इसके अंदर जाना चाहता है। तो एक वाटर पार्ट ये रहा, ये वाटर पार्ट है, ये वाटर पार्ट है, वो क्या करता है, वो यहां से चलता है और यहां से चलता हुआ यहां पे जाता है। ये यहां पे जैसे जाता है तो ये हेड वाला पार्ट बोलता है ओए कहां पे जा रहा है, तो ये यहां पे जाने नहीं देगा। जाने नहीं देगा तो ये बेचारा वाटर पार्ट क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। ये परेशान होगा, ये कहीं ना कहीं रोने लग जाएगा। रोने लगेगा तो ये रोते हुए वाटर पार्टिकल को ये इंटरनल प्रोटीन पूछेगी भाई क्या हुआ, क्या हुआ? तो वाटर पार्ट बोल रहा है कि मुझे अंदर जाना है और मुझे ये अंदर नहीं जाने दे रहा क्योंकि ये मेरे से प्यार नहीं करता है। तो प्रोटीन बोलती है चलो एक काम करते हैं, आप मेरे पास में आइएगा, मैं आपको अंदर जाने का मौका देता हूं। तो ये जो इंटरनल प्रोटीन है ये कहीं ना कहीं यहां से रास्ता प्रोवाइड करती है इसको, ये एक यहाँ पे इसको रास्ता देती है, और ये जो रास्ता देती है इसमें से ये वाटर पार्टिकल इस सेल के मेम्ब्रेन के अंदर से पार होके इधर जा सकता है। तो ये वाटर पार्टिकल देखो यहां से चला, इसने इंटर मेम्ब्रेन ने इसको यहाँ पे जगह दी, और ये जगह दी तो ये यहाँ पे आके खुश हो गया। ये कौन है? वाटर। ये कौन है? वाटर। तो वाटर यहाँ पे परेशान था, लेकिन जब इसको यहाँ पे जगह मिली तो इस प्रोटीन को अपन ने क्या बोला कि प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये इंटरनल प्रोटीन तो है ही है, लेकिन ये वाटर को अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर जाने दे रही है। इसलिए इस प्रोटीन का नाम क्या है? एक्वापोरिन। एक्वापोरिन का मतलब क्या होता है? एक्वापोरिन का मतलब होता है पोर वाली प्रोटीन। कौन से पोर वाली प्रोटीन? जिसमें से एक्वा जाता है, एक्वा एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी, तो पानी जाने के लिए रास्ता दे रही है, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे? एक्वापोरिन बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में कुछ अलग अगर एक्स्ट्रा पार्ट भी है, कुछ मान लेता हूं कुछ ऐसे पार्ट है जिनको भी ये लिपिड वाला पार्ट अंदर से बाहर नहीं होने देता। ऐसे केस में ये प्रोटीन अगर उन्हें रास्ता देती है तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैनल बनाती है, ये भी कहीं ना कहीं एक पोर बनाती है, और इस प्रोटीन को अपन चैनल प्रोटीन बोल सकते। देखो है तो ये भी चैनल प्रोटीन ही,
ये अगर चैनल प्रोटीन मतलब ये बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है जो यहाँ से यहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ से आ जा नहीं सकते, इसलिए ये प्रोटीन इसे एक चैनल की तरह काम करके देती है, एक चैनल यहाँ पे बना के देती है, इसलिए इस प्रोटीन को अपन चैनल प्रोटीन बोल देंगे। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे चैनल प्रोटीन। ये हो गई चैनल प्रोटीन, दिस इज चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन ये होगी। अब यही है सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन एनिमल सेल में ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देगी भाई, आउटर मोस्ट लेयर तो प्रोटेक्शन देगी। ये प्लाज्मा सेल के साथ में, एक सेल के साथ में दूसरी सेल का कम्युनिकेशन भी मेंटेन करती है, सेल को सेफ भी मेंटेन करती है, और ये साइटोप्लाज्म को कहीं ना कहीं कवर रखती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला गया है। इसके लेवल पे यहां से आगे चल के अपन ऐसी बात करेंगे कि ये जो सेल है, ये सेल जो कहीं ना कहीं इसी सराउंडिंग में रहती है, और किसी न किसी सराउंडिंग में अगर सेल प्रेजेंट है तो उस सेल में आसपास की सराउंडिंग के बेस पे अपन किस तरीके से सेल चेंज कर सकता है, अपना शेप बदल सकता है, नहीं बदल सकता, तो बाहर के एनवायरमेंट के बेस पे अपन बात करते हैं कि बाहर कैसा सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसके बेस पे यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन की बात की गई है। तो सेल को अपन उस पर्टिकुलर चेंबर में रखेंगे तो सेल में क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, किस तरीके से एक सेल चेंज कर जाती है अपने आप को, तो अपन यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस की बात करेंगे इस सेल की रिगार्डिंग। सेल को अपन कुछ ना कुछ ऐसा बेस बनाएंगे और उसके सराउंडिंग में जो भी चीजें भरी हुई है उसको लेके अपन बात करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। क्या है, मैंने यहाँ पे 3 चेंबर लिए, ऐसे मैंने क्या लिए, 3 चेंबर लिए। इस चेंबर में मैंने कुछ सॉल्यूशन भरा। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जिस तरीके से एक ये ग्लास है, ये ग्लास है, एक ग्लास में मैंने पहले पानी लिया, पानी लेने के बाद मैंने उसमें चीनी डाल दी, चीनी डालने के बाद में पानी मीठा हो गया, मैंने और चीनी डाली, और मीठा हो गया, और चीनी डाली, बहुत ज्यादा मीठा हो गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया है। अगर मैं चीनी बहुत ज्यादा डाल देता हूं तो कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, इसे कंसंट्रेशन बोल देते हैं। अगर चीनी कम है तो कंसंट्रेशन कम है। अगर चीनी मैंने यहाँ पे मिक्स करी है, फिर किसी दूसरे सॉल्यूशन से मैं कंपेयर कर रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ वो लिया है, चेंबर लिया है, इसमें मैंने क्या भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया। अब मैंने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन, मैंने डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन भर दिए, और उसके बाद में मैंने इसमें रख दिया है सेल। मैंने सेम शेप का, सेम साइज का सेल रख दिया है। अब हुआ क्या, ये सेल जो है, इस सेल को मैंने जैसे इस चेंबर में डाला तो ये सेल क्या हो गया, ये सेल थोड़ा अपनी शेप को बदल लेता है। ये सेल क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है, ऐसे ऐसे श्रिंक हो जाता है, पिचक जाता है, एक तरीके से पिचक जाता है। ये सेल का शेप कुछ इस तरीके से पिचक गया। पिचकने से क्या हुआ, पिचकने से क्या हुआ कि पिचकने का मतलब ये हुआ कि इसका साइटोप्लाज्म या फिर इसका वाटर पार्ट बाहर निकल गया। अच्छा, किसी सेल में से वाटर पार्ट बाहर कैसे निकल सकता है? बाहर ऐसे निकल सकता है कि कोई भी सबस्टांस होता है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। देखो क्या होता है, इधर सॉल्यूशन बाहर जो भरा हुआ है, इस सेल में भी तो सॉल्यूशन है, सेल में प्लाज्मा भरा वो भी तो एक सॉल्यूशन ही है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है। इसका कंसंट्रेशन अलग है, इसका कंसंट्रेशन अलग है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। देखो ज्यादा कंसंट्रेशन, इसका मैं कंसंट्रेशन C1 बोल देता हूं, सेल का कंसंट्रेशन मैं C2 बोल देता हूं। ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। मैंने बोला C1 का कंसंट्रेशन यहां पे C2 से ज्यादा है, कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है C1 का C2 से। तो क्या होगा, C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब यहां पे वाटर के पार्टिकल से वो सॉल्यूट के साथ में ज्यादा बिजी है। भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब एक ही तो होता है जिसमें सॉल्वेंट होता है और उसमें सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट मैंने बोला चीनी है और ये सॉल्वेंट वाटर है, तो जितनी ज्यादा चीनी उतने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा बिजी, ज्यादा बिजी का मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा। यहाँ पे कंसंट्रेशन कम का मतलब वाटर के पार्टिकल थोड़े फ्री है, फ्री पार्टिकल का नंबर ज्यादा, किधर ज्यादा, अंदर ज्यादा, इसलिए यहां से वाटर के पार्टिकल बाहर निकलेंगे और बाहर निकलेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। जहां पे सेल श्रिंक होती है उस सॉल्यूशन को अपन, आउटर मोस्ट सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया है, इसे अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर मैंने सेल को इस चेंबर में डाला और सेल की शेप साइज कुछ नहीं बदल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वो C1 है, यहाँ के कंसंट्रेशन C2 है। इस सेल के शेप में, साइज में कोई बदलाव नहीं है, इसका मतलब ना तो वाटर इधर गया है ना वाटर इधर आया है,
और गया भी है तो जितने मॉलिक्यूल इधर गए हैं उतने मॉलिक्यूल इधर गए हैं। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल अंदर गए उतने मॉलिक्यूल बाहर आए। शेप सेम, सेल का शेप सेम है, सेम शेप है तो इसे बोलेंगे अपन सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। सेम के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसे अपन बोलते हैं आइसो और टोनिक। तो यहाँ पे टोनिक का मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से अपन लेते हैं, तो ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपर यानी होता है हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बाहर भरा हुआ है, इसलिए सेल पिचक गई। सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन सेल के बाहर भरा हुआ है, तो सेल का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है, तो सेल का शेप क्या है, पहले जैसा ही है। इस सेल में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक इस चेंबर में क्या हुआ, इस चेंबर में जो सेल का शेप है वो यहां से बढ़ गया। ये सेल पहले छोटी थी, अब ये सेल बड़ी हो गई। अब की बार क्या हुआ भाई, अब की बार ऐसा हुआ कि जो सेल, ये सॉल्यूशन है जिसका C1 कंसंट्रेशन अपन बोलते हैं, सेल का अंदर का कंसंट्रेशन C2 है। अब की बार क्या हुआ, अब की बार C2 कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा है। अगर C2 कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा है तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो C2 में ज्यादा बिजी है। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कंपेयर टू यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल फ्री है, तो फ्री मॉलिक्यूल किधर जाना चाहेंगे, अंदर जाएंगे, तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप का मतलब यहाँ पे सेल फैल जाएगी। इसका मतलब क्या है, बाहर का कंसंट्रेशन कम था, कम वाले के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं हाइपो यानी नीचे होता है, हाइपोथैलेमस का नाम होगा हाइपोथैलेमस। हाइपो यानी नीचे, हाइपो यानी नीचे होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है कंपेयर टू सेल, इसलिए वाटर अंदर चला गया, इसे अपन क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक सेल के बेस पे अपन ये 3 चेंबर बना के इसे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। ये मेम्ब्रेन है। एक छोटा सा टर्म आता है जिसे अपन बोलते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा टर्म और आता है जिसे अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है, एक एक करके बात करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज होना, फैल जाना। बिना एनर्जी का यूज किए हुए कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे अगरबत्ती लगा दूं या फिर कोई डिओड्रेंट ऐसे प्रेस करूं तो यहां से स्मेल के पार्टिकल ऐसे चारों ओर फैल जाएंगे। क्यों, मैंने उन स्मेल के पार्टिकल को बोला था कि यहां से वहां तक फैल जाओ, किसी को मैंने नहीं बोला था, लेकिन वहां पे स्मेल के पार्टिकल पहले नहीं थे। तो कोई भी सब्सटेंस अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल हायर टू लोअर जाता है, क्योंकि नेचर का यही रूल है, हमेशा चीजें ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए एनर्जी यूज करनी पड़ती है। अगर बिना एनर्जी के एक चीज दूसरी जगह जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कंसंट्रेशन कम है। इसे बोलते हैं फैलना, डिफ्यूज होना, डिफ्यूजन कहीं पे भी हो सकता है, हायर टू लोअर डिफ्यूजन। अब ये तो हो गया डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक वर्ड है जिसे अपन क्या बोलेंगे, ये हो गया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से कैसी कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी बिना, विदाउट यूजिंग ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का यहाँ पे, कोई एटीपी का यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एक होता है ऐसा ही टर्म, डिफ्यूजन जैसा ही टर्म और आता है जिसे अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे एक चेंबर है, इस चेंबर में मैंने क्या किया, ऐसे चेंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन भर दिया, कुछ सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे भर दिया। इसमें वाटर, इसमें सॉल्वेंट है। तो वाटर क्या कर रहा है, वाटर इधर से इधर जा रहा है, कंटिन्यूअसली वाटर इधर से इधर जा रहा है। ये जो बीच में मैंने जो लेयर बनाई है, ये लेयर है, इस लेयर का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसका अच्छा सा नाम मैं लिख देता हूं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो ये है। इस मेम्ब्रेन से वाटर इधर से इधर जा सकता है, लेकिन वाटर क्या कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है। इसका मतलब वाटर फ्री इधर ज्यादा है, इधर वाटर के मॉलिक्यूल फ्री ज्यादा है, इसलिए ये हायर कंसंट्रेशन, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपने ज्यादा नंबर से कम नंबर की ओर जा रहा है। तो वाटर इधर से इधर जा रहा है, किसके थ्रू, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे, इसी ये एक तरीके का डिफ्यूजन तो है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, वाटर, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नहीं, वाटर का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है।
थ्रू सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसी डिफ्यूजन को अपन क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। बाकी जो भी चीजें हायर टू लोअर जा रही है वो सब डिफ्यूजन है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में एक छोटा सा टर्म यहीं पे बता देता हूं तुम्हें मैं, जो प्लांट सेल होती है, ये मान लेता हूं प्लांट सेल है, इस पे ये सेल वॉल है। इस प्लांट सेल को मैंने किसी चेंबर में रख दिया, प्लांट सेल को मैंने किसी चेंबर में रखा, और हुआ क्या, इस चेंबर में जो कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था, इसे मैंने कुछ सॉल्यूशन भर रखा था, और ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ये ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, यहां से वाटर बाहर निकल जाता है, और वाटर बाहर निकलता है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कहीं ना कहीं ऐसे पास में आ जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी ऐसे कुछ ऐसा फेज बन जाता है, इस सेल मेम्ब्रेन का कुछ ऐसा कुछ शेप बन जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे श्रिंक हो गई, सेल एक तरीके से श्रिंक हो गई, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई सेल को रखा तो सेल श्रिंक हो गई। ये सेल श्रिंक होनी है तो यहाँ पे जो प्लाज्मा था वो प्लाज्मा कंटेंट, प्लाज्मा का मेन कंटेंट क्या है, वाटर, वाटर यहां से बाहर निकल गया तो ये सेल श्रिंक हो गई। इस प्लांट सेल के केस में इसे अपन सेल की श्रिंकिंग को अपन बोलेंगे यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है बाहर निकलना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, प्लाज्मा टूट गया। प्लाज्मा टूटने का मतलब क्या है, प्लाज्मा कंटेंट बाहर निकल गया है, तो प्लाज्मा कंटेंट यहां से बाहर निकला है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसे, प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस से एक सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई, इतनी बात समझ में आई तो अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी बातें हैं और एक एक करके अपन फटाफट से जान लेते हैं। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में, अलग अलग चीजों के। देखो अब अपन एक फैक्ट्री में एंटर कर गए हैं, अपन एक फैक्ट्री में एंटर करके अब सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करेंगे तो एक एक चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था इतनी देर में, मैंने आपको बताया था कि ये जो एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में एक बीच में सेंटर में क्या है, ऑफिस है, और इस ऑफिस में ऐसे बहुत सारे क्या है, चैम्बर है, और इस बहुत सारे चैम्बर को अपन ये ऐसे छोटे छोटे पोर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या है, इस न्यूक्लियस का पोर है। इस न्यूक्लियस में अंदर क्या रखा हुआ है, डीएनए रखा हुआ है। अच्छा, डीएनए में कुछ आपने ऐसी छोटी सी बात पढ़ी होगी कि ये है डीएनए, ये क्या है, दिस इज डीएनए, ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए है। इस डीएनए में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, भाई आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे चलते हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी हाइट कितनी है, आपका कलर कितना है, ये सारा का सारा बात किस पे लिखा हुआ है, डीएनए पे लिखा हुआ है। क्या डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है सेल में, हाँ ऐसे पड़ा होता है, लेकिन कुछ फेजेस भी चेंज करता रहता है। क्या फेजेस चेंज करता है, एक एक करके बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये डीएनए है, इस डीएनए पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी होती है, क्योंकि आप जो भी दिख रहे हैं वो सब डीएनए की वजह से दिख रहे हैं, क्योंकि सेल को कंट्रोल कौन करता है, डीएनए। डीएनए जैसा बोलेगा वैसे सेल दिखेगी, जैसी आपकी सेल वैसे यहाँ पे। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसे अपन बोलेंगे जीन। तो डीएनए का इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी उसे जीन बोलेंगे, इसे भी अपन जीन ही बोलेंगे और इसे भी अपन जीन ही बोलेंगे। तो डीएनए का इंपॉर्टेंट पार्ट जीन है। अब मैं इस डीएनए को कंडेंस कर देता हूं यहां से, मतलब इसे मैं पैक कर देता हूं। पैक क्यों करता हूं, क्योंकि न्यूक्लियस में इतनी जगह नहीं है कि ये लंबे डीएनए को, अपने सेल का जो डीएनए की लेंथ होती है वो 2.2 मीटर लेंथ की होती है, और जो ये न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो होता है माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर में मीटर वाली चीज रखनी है, तो डीएनए को पैक करना पड़ेगा ना यार। तो डीएनए को जैसे मैं पैक करता हूं तो ये थोड़ा सा ऐसे पैक हो जाता है, थोड़ा ऐसे पैक हो गया, थोड़ा ये पास में आ गया, ऐसे ये ऐसे जैसे पास में है, तो ये जीन भी पास में आ गई, जीन भी पास में आ गई। तो ये कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर बन गई, एक थ्रेड बन गया, और इस थ्रेड का नाम यहाँ पे अपन बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्रोमेटिन बोलते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसको और कंडेंस कर दिया। और कंडेंस का मतलब कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने इसको। तो क्रोमेटिन को मैंने और कंडेंस कर दिया, बड़े डीएनए को मैंने इतना सा पार्ट बना दिया, और इस क्रोमेटिन का अब आगे जाके नाम हो जाता है, जब ये ऐसा कुछ बन जाता है तो इसे अपन बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं इसे, क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड हो गया। एक क्रोमेटिड दूसरे क्रोमेटिड के साथ में जब आता है तो ऐसा कुछ शेप आपने पढ़ा होगा, और ये दो क्रोमेटिड जब मिलते हैं तो इसका नाम हो जाता है बेटा क्रोमोसोम। क्या हो जाता है इसका नाम, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, तो ये बन गया है क्रोमोसोम। इस तरीके से अब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में यहाँ पे रखा होता है। क्या डीएनए रियल में क्रोमोसोम की फॉर्म में रखा होता है, नहीं।
डीएनए क्रोमोसोम की फॉर्म में एक सेल में तभी मिलता है जब एक सेल डिवीजन कर रही होती है, अदरवाइज ये क्रोमेटिन थ्रेड की तरह यहाँ पे पड़ा होता है, क्योंकि एक सेल अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो उसमें कुछ डीएनए का पार्ट खुला रहेगा, इसका मतलब क्रोमोसोम जैसी कंडीशन सेल में, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में ऐसा नहीं होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में क्रोमेटिन थ्रेड जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, धागे जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, लेकिन जब सेल डिवीजन करी होती है तो अपने सारे जेनेटिक मटेरियल को एक जगह लेके आती है और फिर उसे आधा आधा करती है, ऐसा कुछ डिवीजन में होता है। तो डीएनए, कंडेंस फॉर्म और जीन, क्रोमेटिन, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में ये सारी की सारी बातें यहाँ पे होती है। अब यहां से देखो, मैंने बोला डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरएनए कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। तो ये डीएनए की कॉपी होती है यहाँ पे, तो डीएनए की कॉपी कहीं ना कहीं यहाँ पे होती है, और यहां से क्या बनता है बेटा? यहां से आरएनए बनता है। इसका मतलब डीएनए की कॉपी आरएनए बनाता है। तो डीएनए की कुछ लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज को कॉपी करके आरएनए बना लेता है। तो डीएनए की लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देता हूं, चलो। डीएनए की लैंग्वेज GATC, ये डीएनए की लैंग्वेज है। ऐसे ही आरएनए की लैंग्वेज GAUC, ये आरएनए की लैंग्वेज, ये डीएनए की लैंग्वेज है, ये आरएनए की लैंग्वेज। इसमें ज्यादा आपको जाना नहीं है, आपको इतना याद रखना है डीएनए से आरएनए बनता है। और आरएनए अगर मैसेंजर आरएनए तो वो राइबोसोम को जाके बोलता है कि बॉस ने प्रोटीन बनाने को बोला है। ऐसा कुछ डीएनए में ये ऐसा कुछ न्यूक्लियस में काम होता है। इसके बाद में ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से आगे चलते हैं, और न्यूक्लियस से आगे अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया? मैंने यहाँ पे इस न्यूक्लियस से ऐसे अटैच करके क्या बनाई थी? चेंबर बनाया था, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फेट बनाता है। लिपिड, फेट, प्रोटीन, ये सब मिलकर क्या बना सकते हैं? कोई भी कंपोजिशन बना सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बना सकते हैं। इसका मतलब अगर अपनी बॉडी में कोई सेल मर रही है, कोई सेल नई सेल बना रही है, तो सबसे ज्यादा जरूरी काम किसका पड़ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन बनती है, यहाँ पे लिपिड बनती है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजों का मॉडिफिकेशन होता है इसके बाद में। तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए। अब मैं बोलता हूं आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा काम करने वाला ऑर्गेनेल कौन सा है? आपकी बॉडी में काम करने वाला ऑर्गन कौन सा है? तो ऑर्गन है लीवर। तो लीवर अगर ज्यादा काम करती है तो उसके केस में सेल मर जाती है। सेल को नई सेल बनाने के लिए क्या चाहिए? वही लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फेट चाहिए। तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फेट सब अरेंज करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए। आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो लीवर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब टॉक्सिक नेचर को कम करना। आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ हार्मफुल चीजें खा जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस आप खा जाते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, आप जब बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन आपको हार्मफुल इफेक्ट दे सकती है। उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए लीवर बहुत काम कर रही होती है। तो लीवर ज्यादा काम करती है तो सेल मरती है, सेल मरती है तो नई सेल बनानी पड़ती है, नई सेल बनानी पड़ती है तो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फेट, वो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन वापस करना पड़ता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिक्वायरमेंट फिर से पड़ती है। अपनी सेल में एंजाइम, हार्मोन, जितना भी सिक्रेशन बनता है वो सारे के सारे के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फेट चाहिए होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे भी ज्यादा मिलती है जहां पे एंजाइम, हार्मोन, सिक्रेशन वाली चीजें बनती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन हो गए हैं। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे एक इस न्यूक्लियस से अटैच करता हुआ यहाँ पे एक पैकिंग चेंबर बनाया था। ऐसे करके मैंने एक पैकिंग चेंबर बनाया था, और इस पैकिंग चेंबर का नाम क्या है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन करता है। जैसे सिंपल शुगर को ये और सिंपल बना देता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल बना देता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स बना देता है, ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन करता है। इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? पैकिंग चेंबर बोलते हैं। एक तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये जो प्लेट है, ऐसी प्लेट यहाँ पे मिलती है। ये प्लेट है, ऐसी बहुत सारी प्लेट लगी हुई है, ये सब प्लेट ही तो है। ये प्लेट, इस प्लेट का भी नाम यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। इस प्लेट का नाम है सिस्टर्नी। इस प्लेट का नाम क्या है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर ये है, इसे अपन क्या बोल रहे हैं? पैकिंग चेंबर। पैकिंग चेंबर में भी सिस्टर्नी होती है। पैकिंग चेंबर मॉडिफिकेशन करता है। गोल्जी बॉडी आपकी सेल में क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है। किसका मॉडिफिकेशन करता है? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फेट, प्रोटीन सबका मिक्सिंग करता है। एमिनो एसिड को मिक्सिंग करता है, लिपिड, ये मतलब फैटी एसिड को लिपिड करता है और पैक करके नई चीजें बना देता है। और ये कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही गोल्जी बॉडी बनाता है। तो ये है गोल्गी बॉडी। गोल्जी बॉडी ही इसका फॉर्म होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी बनाता है। गोल्जी बॉडी पैकिंग चेंबर है। पैकिंग चेंबर लाइसोसोम बना देता है। लाइसोसोम में एंजाइम भरे होते हैं, एंजाइम का काम डाइजेशन होता है। एंजाइम, ये लाइसोसोम जो होता है, इसका एक नाम आपने सुना होगा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग इसे क्यों बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलने के पीछे रीजन ये है कि एक बार क्या हुआ कि सेल में ऐसा एक हंगर स्ट्राइक हो गया कि सेल तक न्यूट्रिशन नहीं आ रहा।
सेल तक न्यूट्रिशन नहीं आ रहा, तो ऐसा हो सकता है बॉडी में, जैसे मान लेता हूं अपन खाना नहीं खा रहे तो कुछ सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिला, सेल धीरे धीरे ये न्यूट्रिशन के एब्सेंस की वजह से सेल मरना चालू हो जाती है। एक सेल दूसरे सेल को खाना चालू कर देती है न्यूट्रिशन गेन करने के लिए। ऐसे केस में लाइसोसोम को पता लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, सेल मर रही है, तो ये क्या क्या करती है, एक सेल को दूसरी सेल से बचाने के लिए ये अपने आप को मार देता है। अपने आप को मार देता मतलब ये फट जाता है, तो ये जहां पे प्रेजेंट है उस पार्ट को डाइजेस्ट कर देता है, दूसरी सेल को न्यूट्रिशन देता है। ऐसे केस में ज्यादा सेल नहीं मरेगी। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक सेल में जितने भी पार्ट है, जितने भी ऑर्गेनेल है, उनको सही सलामत रखने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बाहर से पूरी नहीं हो रही। ऐसे केस में लाइसोसोम बोलता है मैं मरता हूं, मेरे में जितनी एनर्जी है, मेरे में जितने भी एंजाइम ये जो भी भरा हुआ है, मेरे में जो भी रॉ मटेरियल भरा हुआ है, इन सारों को मैं अपने आप को खत्म कर देता हूं और सारी की सारी एनर्जी आप यूज करो। तो ये सेल को जिंदा रखने के लिए, सेल को प्रोटेक्ट रखने के लिए, सेल को सही रखने के लिए अपने आप को खत्म कर लेता है। अपने आप को खत्म करना ही सुसाइड बोलते हैं, इसलिए सुसाइडल ब्रेक ऑफ द सेल है। इस सेल के प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है। इसमें एंजाइम भरा होता है, एंजाइम का काम तोड़फोड़ करना होता है, डाइजेस्ट करना होता है, तो ये डाइजेशन का काम भी करता है। इसके बाद में छोटी सी बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस तरीके से कुछ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी एक फोल्डिंग होती है जिसे अपन दो यहाँ पे लेयर के बारे में बात करते हैं। तो ये एक लेयर है जिसे आउटर लेयर बोलते हैं, इसे अपन इनर लेयर बोलते हैं। ये जो है तो ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हो गई इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। आउटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इसके बीच में यहाँ पे ये जो फ्लूइड भरा होता है उसे अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में ये जो फोल्डिंग होती है इसे अपन सिस्टर्नी बोलते हैं। ये क्या है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी पे कुछ ऐसी प्रोजेक्शन लगी होगी, ऐसे बैडमिंटन लाइक एक स्ट्रक्चर लगी होती है, ऐसे करके ऐसे करके। ये होता है F1 पार्टिकल, ये होता है F0 पार्टिकल। इस पूरे सिस्टम को अपन बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज सिस्टम। इसे अपन क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेटेज सिस्टम। एटीपी सिंथेटेज सिस्टम यहाँ पे एटीपी बनाता है। तो यहां से होता क्या है, यहां से वाटर का ब्रेकडाउन होता है, वाटर के ब्रेकडाउन से यहाँ पे प्रोटॉन पंप होते हैं। प्रोटॉन पंप मतलब H+ को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, तो H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। इस इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन क्या करता है, अंदर जाना चाहता है, H+ वापस अंदर जाना चाहता है, तो और कहीं से रास्ता नहीं मिलता, इस सिस्टम से अंदर जाता है। इस सिस्टम से जब वाटर अंदर जाता है तो ये एटीपी सिंथेटेज सिस्टम एक्टिव हो जाता है और क्या बना देता है, एडीपी प्लस फॉस्फोरस यूज करके ये क्या बना देता है, एटीपी बना देता है। इसलिए इसे अपन क्या बोल देते हैं, एटीपी सिंथेटेज सिस्टम बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसके बारे में ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगे। इनफोल्डिंग क्यों होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होती है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा एटीपी बनेगी। एटीपी सिंथेटेज सिस्टम याद रखना है। इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है, एटीपी बनता है। इसके अंदर वाले इस फ्लूइड को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। यही साइटोप्लाज्म भी होता है, साइटोप्लाज्म का ही नाम यहाँ पे मैट्रिक्स बोला गया। माइटोकॉन्ड्रिया के इसमें इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का आरएनए होता है, यहाँ पे खुद का ही राइबोसोम होता है, खुद का साइटोप्लाज्म, मतलब उसे पर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा ही पार्ट सेल में, प्लांट सेल में होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड के पास में भी खुद का जेनेटिक मटेरियल, खुद का राइबोसोम होता है। खुद का जेनेटिक मटेरियल खुद के राइबोसोम से खुद की प्रोटीन बनवाता है। और जो राइबोसोम होता है उसके दो टाइप होते हैं। एक राइबोसोम होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S टाइप का। आपको सिर्फ 70S याद रखना है, इसके अंदर नहीं जाना है। 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और 80S का टाइप का राइबोसोम ओनली और ओनली यूकैरियोटिक सेल में होता है। क्या 70S टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है? हाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्योंकि एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम होता है और उस राइबोसोम का टाइप है वो है 70S टाइप। 80S टाइप ओनली और ओनली यूकैरियोटिक सेल में मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं मिलता है। ऐसी बात यहाँ पे मैंने बताई। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अपन बात करते हैं किसकी, सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल जो होता है वो मैंने आपको बताया था, सेंट्रियोल इस सेल में एक पार्ट होता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कुछ ऐसे दिखता है। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल
इस सेल को कैसे डिवाइड हो रहा है ये बताता है। तो सेल के डिवीजन को कंट्रोल करने का काम सेंट्रियोल करता है। उसके बाद में इसमें एक बात की गई है, जैसे अपन बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होती है भाई? वैक्यूल मैंने आपको बता भी दिया। वैक्यूल होता है एक चेंबर होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अपन वेस्ट मटेरियल कुछ भी भर सकते हैं। अगर सेल में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एक्स्ट्रा है, जो सेल को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे अपन वैक्यूल में डाल सकते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल, बड़ी वैक्यूल देखने को मिलती है, जिसे अपन सेंट्रल वैक्यूल भी बोल सकते हैं। प्लांट सेल की ग्रोथ, प्लांट सेल की साइज बढ़ना, ये वैक्यूल से ही कंट्रोल होती है। एनिमल सेल में वैक्यूल रेयर केस में देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन ने सेल के लगभग पोर्शन को अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद में आता है एक छोटा सा टॉपिक जिसे अपन बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है उसके बारे में यहां पे अपन बात करते हैं। तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन एक छोटा सा सेपरेट टॉपिक है, और उसे अपन कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।